बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही वॉलेटाइल दिन भारतीय मार्केट के लिए, लेकिन कहना होगा कि ज़्यादातर दिन हमने लाल में ही स्पेंड करा है और एक रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में ब्रूटली उसमें सेलिंग आई और एकदम से हम वापस लोअर लेवल पर आए। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा, श्रेया और वीरू भी रहेंगे मेरे साथ। गुड आफ्टरनून आप दोनों को, और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव, रिकवरी की कोशिशें हुई नाकाम। निफ्टी 50 पॉइंट से ज़्यादा फिसल कर 25,550 के करीब। बैंक निफ्टी में भी दबाव कायम। मिड कैप और स्मॉल कैप आज की सबसे कमज़ोर कड़ी। आज के बिग स्टॉक्स और 4 GBD पड़े सटीक। कई पॉजिटिव ट्रिगर्स से 5% भागा एशियन पेंट्स। शेयर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही अच्छे नतीजों से इंडिगो ने भरी नई उड़ान। वहीं ब्रिटानिया और पेटीएम में मजबूती कायम, लेकिन नोवेलिस के कमजोर रिजल्ट से टूटा हिंडाल्को। उधर 4 GBD शेयर, मैक्स फाइनेंशियल्स और डाबर भी ऊपर। मेटल शेयरों में सबसे तगड़ी बिकवाली, 2% से ज़्यादा फिसला इंडेक्स। साथ ही डिफेंस, PSUs, कंज्यूमर गुड्स और रियल्टी इंडेक्स भी 1% से ज़्यादा गिरा। IT, ऑटो और चुनिंदा FMCG में खरीदारी। CNBC आवाज की खबर पर लगी मोहर। M&M में RBL बैंक ने ब्लॉक डील में बेची पूरी हिस्सेदारी। M&M को RBL में हिस्सा बेचने से हुआ करीब 62% से ज्यादा का प्रॉफिट। वहीं CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर सिंगल से खास बातचीत में M&M ग्रुप के MD और CEO अनिल शाह ने कहा, GST कटौती सरकार का मास्टर स्ट्रोक, हो सकती है पूरे ऑटो सेक्टर की री-रेटिंग। दूसरी तिमाही में 20% बढ़ा गोदरेज प्रॉपर्टीज का मुनाफा। नतीजों के बाद शेयर करीब 3% फिसला। दूसरी तिमाही में अच्छे नतीजों से एस्ट्रल भागा, करीब 7% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना शेयर, लेकिन हर पैमाने पर कमजोर नतीजों के बाद डिलीवरी 7% फिसल कर वायदा का बना टॉप लूजर। वहीं FY26 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस में 5% की कमी से 6% फिसला ब्लू स्टार। साथ ही वोल्टास, वर्लपूल और LG जैसी दूसरी कंपनियों में भी आज दबाव कायम। नतीजों के लिहाज से कल एक बड़ा दिन। निफ्टी की 3 कंपनियां, बजाज ऑटो 11% बढ़ा सकता है बजाज ऑटो का एडजस्टेड मुनाफा। फ्लैट रह सकते हैं मार्जिन्स। वहीं हिंडाल्को और ट्रेंड के आज आएंगे रिजल्ट। साथ ही दिवीज लैब, टोरेंट फार्मा समेत वायदा की 8 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। और SBI में वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी। SBI फंड्स मैनेजमेंट के IPO का ऐलान। IPO के जरिए 6.3% हिस्सा बिक्री को बोर्ड की मंजूरी। ओके, वैसे इसमें बहुत कुछ जो है वो अब आपको बासी खबर लग रही होगी जो हमने पढ़े उनमें, क्योंकि काफ़ी कुछ तो पहले ही हो चुका है। थोड़ी सी और मार्केट में आज हलचलें हुई हैं उसके बाद, खासतौर से AC सेगमेंट, पेंट स्टॉक्स, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। लेकिन मार्केट पर आते हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव रहा मार्केट में। हम निचले स्तरों से रिकवर ज़रूर हुए, लेकिन आज की ब्रेथ काफ़ी ख़राब है और जो रिकवरी थी वो भी फेल हो गई। देखिए, जब भी मैंने पॉइंटर्स भेजे थे तब हम ग्रीन में थे, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से फेल हुआ। मिड कैप ने भी पूरे दिन अंडर परफॉर्म किया। एडवांस डिक्लाइन भी करीब 1:3 पर रहा। और आज श्रेया वीरू 2 बड़े सेक्टोरल ट्रेंड रहे हैं। पहला ट्रेंड था वो ग्रासिम और बिरला ओपस की खबर के बाद पेंट शेयरों का दौड़ना। आज हमने सुबह बात की थी कि एशियन पेंट्स आज आपका वन ऑफ द बिग स्टॉक्स होगा, और अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, सब में अच्छी खासी रैली है। और दूसरी तरफ ग्रासिम का शेयर इसलिए नहीं गिरा क्योंकि नंबर ख़राब थे। ग्रासिम का शेयर इसलिए गिरा क्योंकि वो बिरला ओपस जो था उनके CEO ने छोड़ दिया, इस वजह से। और दूसरा बड़ा ट्रेंड है AC स्टॉक्स में जिस तरीके की गिरावट आ रही है। ब्लू स्टार के गाइडेंस कट के बाद ना सिर्फ ब्लू स्टार गिरा, ब्लू स्टार खुद तो गिरा ही, करीब 6% गिरा, लेकिन अपने साथ बाकियों को भी धो दिया इसने। आप चाहे वोल्टास देखें, चाहे आप बाकी कोई भी और AC स्टॉक उठा के देख लें, सब में इस समय आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी। सारे के सारे स्टॉक्स काफ़ी नीचे इस समय ट्रेड कर रहे हैं। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अगले 1.5 घंटे में क्या ट्रेंड रहेगा इस पर बातचीत होगी। गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा और कैसा यहाँ से दिशा दशा तय होगा मार्केट का, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मार्केट फिलहाल काफ़ी पस्त नज़र आ रहा है और जिस तरीके से ब्रेथ, जैसा कि आपने जिक्र किया, ख़राब हुई है ब्रॉडर मार्केट में, जिस तरीके से बिकवाली हावी हुई है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करने वाली बात लग रही है। अब यहाँ से आगे क्या अप्रोच, जिस तरीके से मार्केट में आज बिकवाली, क्या इंडिसेस से दूरी बनाकर ही रखने में भी समझदारी है या फिर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें? कैसे अप्रोच करें, कैसे नेविगेट करें, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? नहीं, दूरी नहीं बना के रखनी है। मार्केट में आज हमने क्लियर व्यू लिया था कि आप शॉर्ट साइड पर भी पैसा बना सकते हैं इस मार्केट में। अगर जहां पर भी रैली फेल हो वहां पर शॉर्ट करके, अगर देखिए ट्रेंड खराब हो गया और अगर ट्रेंड शॉर्ट करके पैसा बनाने का है तो वाई नॉट, और बिल्कुल आपको उसमें पैसा बनाना चाहिए। और अभी दोनों तरफ ट्रेड करें श्रेया इस समय इस मार्केट में, और पोजीशंस को ना इंट्राडे रखें, कोई पोजीशन कैरी मत करें इस मार्केट में। इंट्राडे मार्केट आपको बेहतर मौके दे रहा है। आज भी ग्रीन में दिया ना मार्केट ने आपको, शॉर्ट भी अगर आपको करना था तो ओवरनाइट रिस्क क्यों लेना है आपको? तो और अपनी पोजीशन में ना बहुत ज़्यादा लालची ना बने। 50-60 पॉइंट अगर आपको मिल जाए दोनों साइड तो काफ़ी है। छोटा प्रॉफिट लें, 5-6 ट्रेड्स अगर लेना चाहे तो वैसे करें, लेकिन थोड़ा छोटा ट्रेड लें, छोटी छोटी ट्रेड्स लें, स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस रखें बेसिकली। निफ्टी पर अब 25,500 से 25,550 ये सॉर्ट ऑफ आखिरी सपोर्ट जोन है। इसके नीचे फिसला ट्रेंड काफ़ी ख़राब हो जाएगा और ऊपरी लेवल पर 25,650 से 25,700 यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी। बैंक निफ्टी में 57,500 पर सपोर्ट है और 58,000 पर रेजिस्टेंस है। आई थिंक अब एक वेल डॉक्यूमेंटेड लेवल्स हैं ये दोनों के दोनों। आज की रेंज मोर और लेस यही रही है। लेट्स सी, चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैसे मूव्स रहे। वीरू बताइए। बिल्कुल अनुज, देखिए अनुज, क्योंकि थोड़ा मार्केट कमज़ोर है और अभी ये 25,500 के वायलेशन का फियर भी है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कुछ स्टॉक्स आज रखूँगा जहाँ के क्रिटिकल लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं और बतौर ट्रेडर आपको शायद किसी पुट पे या फिर शॉर्ट ट्रेड पे कैपिटलाइज होने का मौका मिलेगा। पहला स्टॉक लेके आइए, दैट्स इटर्नल। स्क्रीन पे आई मीन शॉर्टिंग, और शॉर्टिंग के बाद अपने सबसे जो इसके करियर का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेज था, उसमें पहली बार ये 50 डेमा वायलेट कर रहा है और चढ़ते हुए क्रम में जिस प्रकार की लॉन्ग्स कैपिटलाइज हुआ करती थी, इस बार की अनवाइंडिंग के एक फेज के बाद अब शॉर्टिंग हो रही है। आई मीन 56 लाख शेयर ऐड हुए हैं ऑन द शॉर्ट साइड और इटर्नल ने आज पहली बार उसके बाद 28 मई के बाद अपना 100 डेमा तोड़ा है। यानी सिंपली मीन्स यही है कि अब अगर 300 का वायलेशन होता है तो एक बड़ा डाउनसाइड इस काउंटर में खुल सकता है। प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। और बड़ी शॉर्टिंग हुई है और वो लेवल जिसके ऊपर कवरिंग आ सकती है, दैट्स 314। उसके बाद लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे। अभी आपने एसी का जिक्र किया ही, मैं वोल्टास को देख रहा था अनुज। ह्यूज शॉर्टिंग 1292 और सारे एवरेजेस के क्लस्टर को तोड़ा इसने। और अगला अगर मैं ऑप्शंस की तरफ झुकाव करूं कि वहां पे पुट्स में कहाँ बिल्डअप है, दैट्स ओनली 1200। सिर्फ 1200 के जोन में कुछ पुट्स खड़ी हुई, अदरवाइज पूरा ये जोन करीब करीब 90 पॉइंट्स का खुला हुआ है इस स्टॉक के लिए। और एक है इंडियन होटल्स। पहली बार एक ज़माने बाद मैंने इस स्टॉक को इतना दिक्कत में देखा है। देखिए ये जो लेवल है ना 700, इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल। क्या है 700? 11 नवंबर 2024 को इसमें एक ब्रेकआउट आया था और उस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक 700 से लेके करीब करीब 900 तक का मूव देके आया था। लेकिन आज शॉर्ट हुई है, काफ़ी शॉर्टिंग हुई है और मल्टी मंथ बेस टूटने को है और वो बेस टूटेगा 705 700 के जोन के नीचे। तो 3 अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे वीकेस्ट कैंडिडेट। पर अनुज, ये वोल्टास को देखकर क्या पूछूं मैं अपना प्रश्न, ये एसी को भी ठंड लग गई है क्या? आई मीन लग क्या रहा है ये सेगमेंट, वाइट गुड सेगमेंट, इतना बड़ा क्रैक, ऐसे ऐसे वाइल्ड डाउन स्विंग्स, लग क्या रहा है मुझे? देखिए वीरू, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ वोल्टास बल्कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप चाहे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर देखें, चाहे आप एम्बर एंटरप्राइजेस का शेयर देखें, चाहे आप कोई भी शेयर उठा के देख लें, एक चीज़ क्लियर थी कि मार्केट सेंस कर रही है कि इस स्पेस में रिवाइवल नहीं है अभी। और मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये शायद एक और रीज़न है, अब अर्निंग सीजन का जो सबसे लास्ट वाला हाफ है ना वो बचा है और इसमें नॉर्मली यही कंपनियां आकर डिसअपॉइंट करती हैं सारी की सारी। पिछले क्वार्टर में भी सारा का सारा मूड माहौल इन्हीं कंपनियों ने ख़राब किया था आकर। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन फिर एंड में ये कंपनियां आती हैं और नंबर्स ऐसे, और इनकी गलती नहीं है, वो जब इकॉनमी में उस तरीके के अभी वो एक रिकवरी में टाइम लग रहा है तो वो भी क्या कर सकती हैं। लेकिन बिल्कुल ये पॉकेट जो है इसमें बॉटम ढूंढने की गलती बिल्कुल मत करिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जब तक
कंपनियां खुद आकर ना बोलें कि हमें ग्रीन शूट दिख रहे हैं। अभी तो कंपनियां ये भी कह रही हैं कि नंबर तो खराब हैं ही, वो गाइडेंस भी कट कर रही हैं, उनको कोई विजिबिलिटी भी नहीं है, तो क्यों जाना है यहाँ पर, इस सेक्टर को अकेला छोड़ दें। बल्कि इस सेक्टर में तो मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ भी रैली मिले आपको और रैली जहाँ फील हो वहाँ शॉर्ट भी करें। ये सारे के सारी जो बास्केट है पूरी की पूरी, जो एसी वाइट गुड से रिलेटेड बास्केट है, इसमें अब आप जो मर्जी कह लीजिए, चाहे वो चेंजिंग वेदर पैटर्न्स मान लीजिए। अब मुंबई में नवंबर में बारिश हो रही है, मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि नवंबर में मुंबई में बारिश होगी, तो अब क्या ही कह सकते हैं ना। तो इसके लिए अभी इन कंपनियों से मेरे ख्याल से दूर रहें तो वो शायद बेटर रहेगा। चलिए श्रेया, शो को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। दो बड़ी थीम्स जो आप डिस्कस कर रहे थे, एक तो अभी एसी का जिक्र किया वीरेंद्र जी ने, सवाल मेरा उस पर ही था, लेकिन एक और जो बड़ी थीम आपने सुबह भी बताई, पेंट सेक्टर जिस तरीके से दौड़ा है, अब यहाँ से क्या अप्रोच होनी चाहिए, या आप और अपसाइड देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे मूवमेंट्स आगे भी इंटैक्ट रहने की संभावनाएं हैं? देखिए, पिछले क्वार्टर के बाद एक व्यू हमने एशियन पेंट पर लिया था कि यहाँ पर अब वर्स्ट इज ओवर, 2200 के भाव में और मंदी नहीं है। 2200 के भाव से अगर आप एशियन पेंट्स का 3 महीने का 6 महीने का चार्ट देखेंगे, 3 महीने का चार्ट देखिए आप, जो करीब 2200-2300 के लेवल पर आकर ये स्टॉक ने बॉटम बनाया था और उसके बाद से स्टॉक ने गिरना बंद कर दिया था। कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट को ये सेंस बन रही है कि इस इंडस्ट्री में जो भी बिरला ओपस को आकर बिगाड़ना था वो बिगाड़ चुकी है बिरला ओपस, और जिसने बिगाड़ा था वही अब कहीं और चले गए, है ना। तो जो भी है, क्योंकि डिसरप्टर खुद डिसरप्ट हुआ है, तो अब एक इंडस्ट्री को लग रहा है कि चलिए ठीक है, अब हमारे लिए एक रिलीफ की खबर है। तो इसके लिए, और प्लस क्या होता है ना, क्रूड नीचे आया, एशियन पेंट्स में आज वो MSCI वाला भी फैक्टर था, इसके लिए आज हमने इसको बिग स्टॉक में भी लिया था। तो ये रीज़न है कि आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं श्रेया। बिल्कुल, तो फिलहाल ये अप्रोच रहेगी एसी स्पेस में भी, साथ ही अभी हमने पेंट सेक्टर डिस्कस किया। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट कमजोर है। मैं जी बिल्कुल, थोड़ा सा आपको 2 और चीज़ें बताना चाह रहा था। एक हमारा जो रेगुलर फीचर है, एक रफ्तार का घोड़ा और एक जो फिसड्डी शेयर है, उन पर बात कर लेते हैं। पहले एस्ट्रल की बात करते हैं। एस्ट्रल यहाँ पर अच्छे नंबर्स के बाद शानदार मूव्स आए एस्ट्रल में, बहुत ही शानदार, इनफैक्ट करीब 6-6.5% ये स्टॉक भागा, शानदार तेज़ी। उसके बाद पेटीएम आज सुबह हमारा बिग स्टॉक भी था। आज हमने बात की थी कि इसके नतीजे हर पैरामीटर पर अच्छे हैं और स्टॉक में करीब 4% की रैली रही। उसके अलावा एशियन पेंट्स, ये एक और बिग स्टॉक था। यहाँ पर आज 3 बड़े ट्रिगर्स मिले, 3 पॉजिटिव ट्रिगर मिले, इस वजह से यहाँ पर आपको अच्छी रैली देखने को मिली। इसके बाद आते हैं फिसड्डी शेयरों पर। इनमें डिलीवरी, यहाँ पर हर पैमाने पर नंबर्स कमज़ोर थे। इसके अलावा ग्रासिम, जहाँ पर बिरला ओपस के CEO ने इस्तीफा दिया, उस वजह से ये स्टॉक नीचे आया। और ब्लू स्टार, जिन्होंने अपनी गाइडेंस कट की, 5% से घटाकर फ्लैट की, उस वजह से ये स्टॉक भी आज रिटायर में रहा। ओके, तो ये रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर, जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, साथ ही डेंट भी पड़ा है। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रेशर है, तो शुरुआत गिरने वाली स्टॉक्स के साथ ही की जाएगी। और आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगा ज़्यादातर आपको स्टॉक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वहीं पर वही सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। हिंडाल्को, सुबह हमने खबर बताई थी, यहाँ पर 6% का डेंट। ग्रासिम टूटा 6%, अडानी एंटरप्राइजेस लगभग 4%। पूरा मेटल स्पेस ही आप देखें तो फिलहाल प्रेशर में। पावर ग्रिड भी 3% ज़्यादा लुढ़कर कर रहा है कारोबार। इसके अलावा वायदा बाजार से डिलीवरी काफ़ी खराब रिजल्ट, और स्ट्रीट ने किया है पनिश, 8% की करीब गिरावट। हिंडाल्को अगेन। ब्लू स्टार गाइडेंस कट, 5.5% के करीब गोता लगा गया। पीवी फिनटेक में भी मुनाफे वसूली 4.5%। अब आते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर, जहां पे खराब मूड माहौल, फिर भी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। एशियन पेंट्स 4% ज़्यादा की तेज़ी। महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट अच्छे थे, साथ ही आरबीएल बैंक में जो स्टेक बेचने वाली खबर वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुई, तो करीब 1.5% की तेज़ी। इंटरग्लोब एविएशन रिजल्ट अच्छे, ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छी, 1.5% चढ़ गया। रिलायंस भी चढ़ता हुआ नजर आया, करीब 1.5%। इसके अलावा एस्ट्रल सुबह से चर्चा में ये स्टॉक, और करीब 6.5% की तेज़ी यहाँ पर। पेटीएम दौड़ गया, लगातार बिग स्टॉक्स में उसको शुमार किया गया था, 4% की ज़्यादा तेज़ी। मनोपुरम फाइनेंस 3%, और इंडस्टार में भी खरीदारी होती हुई नजर आई 2.5% के करीब। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कार्यक्रम का क्रम। फंडामेंटल राय देने के लिए साथ हमारे साथ होंगे Stoxify.in के अभिजीत चौकसी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, सोमिल मेहता, शिल्पा राउत और रुचित जैन से। 2:15 पे मंगलम मालू बताएंगे आपको आज पेंट शेयर में रौनक क्यों है।
2:20 पर सुदर्शन कुमार बताएंगे आज ओला इलेक्ट्रिक फोकस में क्यों है। 2:30 बजे आशीष चतुर्वेदी बताएंगे क्विक कॉमर्स कंपनियों में कैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। 2:40 पर यतिन मोता बताएंगे हिंडाल्को के क्वार्टर टू नतीजे कैसे रह सकते हैं। साथ ही दीपाली राणा बजाज ऑटो के नतीजों का प्रीव्यू करेंगे, तो वहीं आशीष वर्मा ट्रेंड का अनुमान लेकर आएंगे आपके सामने। और कंचन नौटियाल बताएंगे आपको डिविस लैब्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट राहुल अरोड़ा। 3:05 पर यतिन मोता बताएंगे डीलिंग रूम के किन शेयरों पर है फोकस। 3:10 पर अनुज जी से कल के लिए लेंगे स्ट्रैटेजी। 3:15 पर BTST ST BT कॉल्स। ओके, चलिए फिर हमारे गेस्ट तैयार हैं, शो की शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी के लिए लॉन्ग साइड में रहेगा यूपीएल में एक सडन एक बहुत स्ट्रांग मूव आ रहा है। 732 पे फ्यूचर्स है, यहाँ पे 725 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 740, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 745 से लेके 750। यूपीएल जस्ट अभी इसके नंबर्स आपके स्क्रीन के निचले भाग पे मेंशन ही हुए थे, तो ये अभी देखिए इनिशियली एक रियल रिएक्शन भी है, स्टॉक टूटा, उसके बाद कोलैप्स हुआ, उसके बाद फिर अगर आप देखें एक अपटिक्स आते हुए 0.29% नीचे टिक्स आते हुए यहाँ पर, इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू वीरू। स्टॉक का नाम वही होगा, रिपीट करूंगा मैं आज, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। जो सुबह 8 बजे दिया था मैंने, टारगेट तक 3780 का टारगेट था, आज का हाई 3770 है। इसको और एक्सटेंड करेंगे टारगेट, अच्छा आप मूव मिला है। अब ट्रेड करें 3750 पर पीआई इंडस्ट्रीज। स्टॉप उसको मॉडिफाई करके लगाएंगे 3730 का, मतलब 20 रुपए का स्टॉप है। और टारगेट को बढ़ाकर 3800 कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है पीआई इंडस्ट्रीज में। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पे खरीदारी की राय, शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। प्रशांत जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका स्टॉक इस वक्त का। जी वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून टू द होल पैनल। तो यहाँ पे विप्रो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, करीबन ऑलमोस्ट 240 के ट्रेड कर रहा है और एक रेंज के निचले लेवल पे है। मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क कम है और रिवॉर्ड बेहतर है, तो मैं इसको बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस होगा करीबन 232-33 के आसपास स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 255 के आसपास, 255। ओके, मानस जी बताइए गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए एक सेल रिकमेंडेशन है, कंटेनर कॉर्पोरेशन पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने जो अपना प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो ये नेगेटिव संकेत है स्टॉक के लिए। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे कंटेनर कॉर्पोरेशन के फ्यूचर में बिकवाली करनी चाहिए। 528 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 505 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ओके, कॉनकॉर शॉर्ट कॉल, गजब की शॉर्टिंग हुई है, 4.25% बिल्डअप मिड ऑफ द सीरीज, इन बिगिनिंग ऑफ द सीरीज में ह्यूज शॉर्टिंग है। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड आज का। गुड आफ्टरनून वीरू। गुड आफ्टरनून वीरू। आई बी ऑन द शॉर्ट साइड, कुछ क्रूशियल लेवल्स टूटे हैं तो शॉर्ट साइड पे रहूंगा। एरेडा एक कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटा है, 2040 के आसपास रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ से लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है। स्टॉप लॉस रहेगा 152 का और टारगेट रहेगा 140 का। ओके रेडा, यहाँ पर बिकवाली की राय, टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे और 2 शॉर्ट साइड की ट्रेड आई है, 3 बाई साइड की ट्रेड आपके लिए एक बार स्क्रीन पे रख देते हैं। शिल्पा जी ने यूपीएल में खरीदारी की राय रखी है, टारगेट आपके स्क्रीन पे 745 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 725 आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गाबा सर पीआई इंडस्ट्रीज के साथ फिर से जाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग लग रहा है उनको चार्ट, 3800 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 3730 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। प्रशांत जी को विप्रो पसंद आ रहा है आईटी स्पेस से, 255 के टारगेट वो देख रहे हैं, 232 का हालांकि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी ने बिकवाली की राय रखी है, कॉनकॉर पर काफी टूटा ये स्टॉक आज, 505 का टारगेट और 528 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी भी सेल साइड पर है, इरेडा पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से, नीचे का टारगेट 140 152 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब फंडामेंटल आइडिया ले लेते हैं और फंडामेंटल आइडिया के लिए हमारे साथ हैं अभिजीत चौकसी जी। अभिजीत जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, कौन सा स्टॉक लग रहा है आपको कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है? हाय गुड आफ्टरनून। मुझे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक स्टॉक काफी पसंद आ रहा है, आईटीसी होटल्स, जो कि लास्ट ईयर ही डीमर्ज हुआ है आईटीसी में से। इंडिया का 3rd लार्जेस्ट होटल चेन है, करीब 200-210 रुपए के आसपास। ये बहुत ही अच्छा एक पोर्टफोलियो के लिए मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए।
इन जनरल हॉस्पिटलिटी स्टॉक्स में एडवेंट का भी लिस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीक, तो एक सेक्टर में भी ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक मुझे लग रहा है। थैंक यू। आईटीसी होटल्स ये है इस समय अभिजीत जी की पिक, इस पर आपको रखना है फोकस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पर निफ्टी वापस डे लो पर आया, करीब करीब 60 पॉइंट नीचे, डे लो के करीब है मतलब, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है मिड कैप्स में इस समय करीब करीब ऑलमोस्ट 1% नीचे। लेकिन पेंट शेयरों में आज अच्छी रौनक है। ग्रासिम के पेंट डिवीजन बिरला ओपस के सीईओ रक्षित हरगावे के इस्तीफे से इस सेक्टर में एक्शन बढ़ा है। पेंट सेक्टर की बदलती हुई तस्वीर बताने के लिए मंगलम के पास चलते हैं। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो मैं आपको एक बहुत काफ़ी कलरफुल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं पेंट सेक्टर में। अगर आप देखें तो बिरला ओपस जो है 18 महीनों में काफ़ी डिस्रप्शन फैला चुका था पेंट इंडस्ट्री में, और सबकी नज़रें उसके लीडर रक्षित हरगवे पर थी। और रक्षित हरगवे ने कल बहुत आकस्मिक तरह से अपना इस्तीफा दिया। स्ट्रीट उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लॉन्च के ठीक 18 महीने बाद, और शॉर्टली हमें ये मालूम पड़ा कि रक्षित जो हैं वो ब्रिटानिया में जाएंगे बतौर सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मेरा ख्याल ये है कि वो जैसे ही वरुण बेरी कुछ सालों में जब रिटायर होंगे तो रक्षित एक सक्सेशन प्लानिंग की तरफ से ब्रिटानिया गए हैं। ये एक उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी करियर को देखते हुए। बट अगर आप ग्रासिम को देखें तो उन्होंने अपना काम ग्रासिम में पिछले 18 महीनों में 6 प्लांट्स लगाने, 24% कैपेसिटी शेयर होना, डबल डिजिट मार्केट शेयर होना, वो कर दिया था। बट अब स्ट्रीट को ये लग रहा है कि ग्रासिम का जो 10,000 करोड़ का कैपेक्स था उसमें से उन्होंने 9,700 करोड़ तो ऑलरेडी लगा दिए हैं, और जो पेंट बिजनेस है वो 1,000 से 1,100 करोड़ पर क्वार्टर के रेवेन्यू पर सेटल हो चुका है। तो बाकी जो इनकम्बेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि अब लीडरशिप चेंज होगा, वो एक ट्रांजिशन की वजह से थोड़ी स्लो डाउन आने की आशंका है। दूसरा, जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर उनको मिल रहा था वो भी अब स्टेबलाइज होने लग गया है। और बिरलास का खुद का जो टारगेट था कि लॉन्च के तीसरे साल के एंड में वो एबिटा पॉजिटिव और 10,000 करोड़ रेवेन्यू करेंगे, अगर उन्हें एबिटा पॉजिटिव भी होना है तो डिस्काउंटिंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे डीलर्स को, और प्राइस वॉर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इस लिहाज से पेंट सेक्टर में अब क्या है कि एक कंपटीशन, जो डिसरप्शन था वो बदल के कंपटीशन में बन गया है, और ये सारी स्टॉक प्राइसेस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था। अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स पिछले 2 साल से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था। उसका जो एवरेज मल्टीपल है 60 टाइम से कुछ 48 टाइम्स पर आ गया था, और अभी 50 टाइम पर चल रहा है। तो when you get a good company at cheaper than long term valuation at the same time, जब आपको मालूम है कि कंपटीशन का जो है साइज अब नपातुला हो चुका है, तो स्ट्रीट अब ये बेट ले रही है कि आगे जाके जो डिमांड है वो इस क्वार्टर तो बेकार थी बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड मानसून्स, आगे जाके बढ़ेगी, और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी मेंटेन्ड है। और अगर प्राइस वॉर नहीं होगा, कंपटीशन भी सब भाग चुके हैं, तो व्हाई नॉट स्टिक विद द लीडर एज अगेंस्ट समवन हु इज करंटली गोइंग थ्रू अ लीडरशिप ट्रांजिशन। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने मंगलम, और बिल्कुल सही रंग भरा आपने स्टॉक्स में, एकदम ग्रीन रंग आज एशियन पेंट्स में। मुझे याद है मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, उसमें मैंने एक पूछा था, तब की बात है जब एशियन पेंट्स में बड़ी बेयर मार्केट चल रही थी, कि ये एशियन पेंट्स की बेयर मार्केट कब खत्म होगी। तो जवाब था कि जिस दिन बिरला ओपस विल बिकम एन इनकम्बेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ न्यू कमर। तो शायद वो मौका आ गया है जब अब बिरला ओपस भी है, अब वो एक इंडस्ट्री प्लेयर बन चुका है इंस्टेड ऑफ जस्ट अ डिसरप्टर और जस्ट अनदर न्यू प्लेयर इन द मार्केट। वरुण बेरी का टाइम है, अभी तो काफ़ी टाइम है उनके पास। तो आप सरप्राइज होंगे, वो बहुत यंग दिखते हैं अनुज, बट वो 64 साल के हो चुके हैं। अच्छा। और ये एक एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी बहुत मैरी गो राउंड जैसा सिचुएशन हो गया था, जब वरुण बेरी गुंजन शाह पहले वरुण बेरी के नीचे थे, वो गुंजन शाह छोड़ के बाटा इंडिया चले गए, फिर उन्होंने डोमिनो से राजनीत कोहली को लिया, राजनीत कोहली HUL चले गए, तो फिर ये जो लीडरशिप वैक्यूम था ट्रांजिशन के लिए, उन्होंने कहा कि अब हमें रक्षित हरगवे को लेना है। तो वरुण बेरी हैज़ बीन बैटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वेरी वेल एज वेल, बट मे बी एट सम पॉइंट चेंज कैन। चलिए, 64 की उम्र में अगर मैं वरुण जैसा दिखूंगा तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानूंगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक व्यू लेते हैं एशियन पेंट्स पर। शिल्पा जी, टेक्निकली क्या लग रहा है स्टॉक में? क्या एक सेंस ऑफ बॉटम फॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्मेशन है यहाँ पर? अनुज जी, अगर ये 2620 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ आपको आते हुए मिलेगा, नहीं तो थोड़ा सा इसमें अभी आपको सपोर्ट थोड़ा उनकी डाउन साइड है 2480 पे टू बी प्रिसाइज, तो डाउन साइड में थोड़ा आपको ज्यादा और मिल सकता है एक स्लिप, तो अगर थोड़ा उन डिक्लाइंस भी आप बाय करेंगे तो बेटर है, अदरवाइज एक फ्रेश राउंड ऑफ मोमेंटम अगर 2620। ओके, एशियन पेंट्स फिलहाल ये स्ट्रैटेजी। अभिजीत, मैं आपका भी राय जानना चाहूंगी इस पूरे पेंट स्पेस को लेकर।
जिस तरीके से एशियन पेंट्स ने पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्म किया था, अब ये जो खबर आ रही है, डेवलपमेंट आ रही है, उसके बीच अच्छा परफॉर्म करते हुए कैसे देख रहे हैं आप समीकरण बदलते हुए इस पूरे स्पेस में, और आपका व्यू? जी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का मैंने एक रिकमेंडेशन दिया था, तो ओवरऑल एक हाउसिंग सेक्टर पे मैं पॉजिटिव व्यू रख रहा हूँ। तो जब ये कंजम्पशन बूम चलता है तो सभी प्रॉक्सी स्टोरीज चलेगा, तो एशियन पेंट सेक्टर भी चलेगा। उसमें एशियन पेंट वुड बी कंसिडर्ड एक सेफ बेट की तरीके से उसको लिया जा सकता है, तो एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर की तरह मैं उसको देखूंगा। हालांकि मुझे हाउसिंग फाइनेंस में ज्यादा कंपनीज पसंद है, जो मैं डिस्कस भी करूंगा आगे शो में। ओके, चलिए, तो एशियन पेंट्स भी आपका व्यू था। इस बीच कुछ स्टॉक्स जो कि एक रिवर्सल पॉइंट पे हैं या फिर बहुत ही मीनिंगफुल ब्रेकडाउन पॉइंट पे भी हैं। एक बार शिल्पा जी जरा देखिएगा आप, मैं कमोडिटीज़ में केमिकल्स की तरफ जा रहा हूँ। आई मीन अभी आपने यूपीएल पे कॉल ली थी तो मेरे को ये मन किया कि मैं एसआरएफ की बात भी आपसे करने लगे हाथ। एसआरएफ 200 EMA पे खड़ा है और मैंने देखा है CY25 में इसने 200 EMA पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है, और इस बार का जो फॉल था, जो कोलैप्स था, वो सबसे शार्प था। मेरे ख्याल से 16 अक्टूबर को इसने एक हाई क्रिएट किया था 3250 का। इस प्राइस पे 2905 पे, और जिस प्रकार की पुट्स खड़ी हैं यहाँ पर, आपका सेंस क्या बन रहा है एसआरएफ पे? वीरेंद्र जी, एसआरएफ की बात करेंगे तो थोड़ा 3000 के जोन्स पे इस पे रेजिस्टेंस आता है। अगर 3000 सस्टेन होता है तो 3200 की तरफ भी मूव कर सकता है। अदरवाइज थोड़ा यहाँ पे इट्स अ नो बाय जोन, बिकॉज रेंज बहुत बड़ा है। 3000 पे अगर रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट आपको 2750 के अराउंड मिलेगा। तो अभी के लिए इट्स अ नो बाय जोन, थोड़ा वेट करना पड़ेगा एक डायरेक्शन में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनियों ने वित्त मंत्रालय से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है। पूरी खबर के लिए आलोक के पास चलते हैं। आलोक, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, देखिए, जो कॉपर एसोसिएशन है और साथ ही साथ एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स इसी हफ्ते वित्त मंत्रालय में एक बैठक की, और बैठक में उन्होंने मांग करी है कि कॉपर पर इंपोर्ट ड्यूटी कम से कम 2% बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उनकी इंडस्ट्री यहाँ सफर न करे। मेनली उनकी डिमांड यही है कि चूंकि हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान इससे सफर हो रहा है, और खासतौर से जो यूएई के साथ जो पार्टनरशिप FTA हुई है, उसके साथ जो कॉपर रॉड्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लगभग आप देखें तो करीब 1.5 गुना ज्यादा इंपोर्ट बढ़ गया है। वहीं एल्युमिनियम में भी यही हाल है, एल्युमिनियम में भी करीब ये 2 गुना इंपोर्ट बढ़ गया है। तो इसलिए एल्युमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी डिमांड करी है कि उनका जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो अभी लगभग 7.5% है, उसको बढ़ाकर 15% किया जाना चाहिए। खासतौर से एल्युमिनियम जो स्क्रैप है उस पर ज्यादा नजर रखी जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्री है, वो काफी परेशान हो रही है, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स इफेक्ट हो रहे हैं। लिहाजा अब देखना होगा कि जो प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग के दौर चल रहा है, इसमें ये बैठक हुई है। अब वित्त मंत्रालय उस पर क्या व्यू लेता है, लेकिन वित्त मंत्रालय इन दोनों डिमांड्स पर गंभीरता से विचार कर रहा है, और आगामी जो बजट होगा उसमें हो सकता है कि इन दोनों इंडस्ट्री के लिए कुछ राहत जरूर मिल सकती है। ओके, शुक्रिया असीम जी जानकारी के लिए फिलहाल। और मेटल स्पेस अगर आप देखें तो फिलहाल आज थोड़ा दिक्कत में, एक आध स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं आज। एक बार स्टॉक रखिएगा जिस तरीके से आज मेटल स्पेस में गिरावट देखने को मिल रही है हमें, और सबसे भारी गिरावट आज देखने को मिल रही है नेशनल एल्यूमिनियम में। 1% ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ये पर्टिकुलर काउंटर। हिंडाल्को को तो अपनी वजह से डेंट पड़ा है। नैल्को में क्या व्यू रहेगा प्रशांत जी, जिस तरीके से आज गिरावट है 1% 230 के लेवल पर, क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी इन लेवल्स पर? तो यहाँ पे शेयर अगर हम देखें, करीबन 227 से लेके 228 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और बिल्कुल उसी के इर्द गिर्द आज के लोज बने हुए हैं, जहां से थोड़ा पुल बैक आ रहा है। तो फिलहाल मैं कोई वीकनेस या शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। इनफैक्ट अगर ये 235 क्रॉस कर दे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो फिलहाल मेरे नो ट्रेड जोन में होगा, बट बाय अबाउट 235, वहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे 232 का, और टारगेट होगा करीबन 242 245। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कैश कॉल्स लेते हैं। हमारे साथ कैश कॉल्स के लिए गाबा सर हैं, सौमिल जी हैं और मानस जी हैं। गाबा सर, बताइए आपका कैश कॉल क्या रहेगा? स्टॉक रहेगा, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम रहेगा GRM ओवरसीज। ट्रेड कर रहा है 440 रुपीज के आसपास। टॉप लगेंगे 435 रुपीज का, 5 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 450 प्लस। GRM ओवरसीज।
ओके, जीआरएम ओवरसीज करीब 440 पे ट्रेड करता हुआ, यस, ये ट्रेड कर रहा है जनवरी 2023 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे। सौमिल, आपका ट्रेड, कैश ट्रेड? मेरा कैश ट्रेड होगा कैन फिन होम पर। यहाँ पे ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही। 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज फिर से एक अच्छा मोमेंटम देखा गया है। छोटा सा फ्लैग पैटर्न है जो ऊपर की तरफ टूटा है। स्टॉप लॉस रहेगा 852 पर और टारगेट रहेगा 923। कैनविन होम्स यहाँ पे खरीदारी की राय, निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी और 2% अब आपको भी फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मानस जी, कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक? देखिए, कैश स्टॉक के लिए अवंती फीड्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अवंती फीड्स के अगर आप चार्ट्स देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ था। अभी 2 दिन पहले स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, लेकिन आज वापस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, तो कुछ रिवर्सल के साइन है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 704 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 740 740 रुपए के टारगेट सेट करना है। चलिए, शुक्र है मानस ने अवंती फीड्स नहीं बोला, क्योंकि जैसे गावर सर ने बोला GRM ओवरसीज, उसके बाद सौमिल ने बोला कैन फिन होम्स। मुझे लगा कि शायद कुछ आज ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है नाम पर, तो शायद मानस भी ऐसे ही कुछ नाम लेंगे, लेकिन खैर ठीक है। GRM ओवरसीज, कैन फिन होम्स और अवंती फीड्स, ये आज के 3 कैश स्टॉक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाजार का फोकस ओला इलेक्ट्रिक पर है। एक बार जरा ओला का शेयर लेकर आइए। और सच बताऊं तो ओला को देखकर वो याद आता है, सर मुंडाते ही ओला पड़ा। बिल्कुल, जिनों के पास है उनके सर पे तो ओले ही पड़ रहे हैं इस समय। और आज फिर 4% नीचे ये स्टॉक, और फिर इन्होंने अपनी गाइडेंस कट कर दी है। एक बार ज़रा सुदर्शन के पास चलते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल। सुदर्शन, समझाइए। ओला इलेक्ट्रिक ने आज अपना Q2 का रिजल्ट अनाउंस किया है और स्टॉक अगर जो आप देखें 2025 में ही 45% डाउन है और आज के दिन भी ऑलमोस्ट 5% डाउन है। जब रिजल्ट आया था ऑलमोस्ट स्टॉक फ्लैट था, लेकिन उसका जब उनका अनाउंसमेंट आया कि उन्होंने गाइडेंस भी कट किया है तो स्टॉक में और प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इसमें से 2 हाईलाइट्स है। पहला, अर्निंग्स Q2 का वो वीक है ओवरऑल, और दूसरा गाइडेंस उन्होंने हर एक फ्रंट पे कट किया है। अगर जो अर्निंग्स की बात करें तो लॉस है, वहाँ पे लॉस आया 420 करोड़ अगेंस्ट ऑलमोस्ट 500 करोड़। रेवेन्यू में 43% का गिरावट देखने को मिला है। एबिटा लॉस उन्होंने रिपोर्ट किया 203 करोड़ अगेंस्ट 380 करोड़। लेकिन गाइडेंस की बात करें तो पहले वो रेवेन्यू देख रहे थे FY26 में उसका रेंज था 4200 से लेकर 4700 करोड़ तक, वो कट करके अब उनका टारगेट 3000 से 3200 करोड़। अगर जो ऑटो मार्जिन का गाइडेंस है, पहले वो बोल रहे थे कि वो 5% से ज़्यादा होगा, लेकिन अब बोल रहे हैं कि वो अराउंड 5% रहने के रह सकते हैं। तीसरा, वॉल्यूम पे वो बोले पहले कि 3.25 से लेकर 3.75 लाख यूनिट्स तक डिलीवरी हो सकती है FY26 में, अब वो कट करके वो हो जाएगा अराउंड 2 लाख यूनिट्स। तो वहाँ पे भी शार्पली गाइडेंस कट किया है। लेकिन कमेंट्री में कुछ एक माइनर पॉजिटिव्स हैं। पहला, कुछ एक एडजस्टमेंट्स के बाद उनका ऑटो बिजनेस का जो मार्जिन है वो पॉजिटिव टर्न हुआ है। Q2 FY26 में वो मार्जिन है 0.3% और ग्रॉस मार्जिन में वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे 510 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिला और वो आया है 30.7%। और Q4 से सेल बिजनेस का भी जो रेवेन्यू होगा वो कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर जो अर्निंग्स और आउटलुक की बात करें, अर्निंग्स वीक है और आउटलुक भी FY26 का म्यूटेड है, उसके कारण स्टॉक अंडर प्रेशर है। सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। ओला का अगस्त 2024 का हाई था 100 करीब 57 रुपये का, अभी ये 48 पे फॉर अर्निंग्स कट के बाद। अनुज बताऊँ, मैं जब कभी भी सड़क पे होता हूँ ना, चलते फिरते आते जाते, जब भी किसी 2 व्हीलर EV को देखता हूँ ना, EV 2 व्हीलर, मुझे रोना छूट जाता है। जो हालत होती है ना, हमारे ज़माने में स्कूटर हुआ करते थे बेहतर, है ना, LML वेस्पा, बजाज चेतक। ये बात आपने एकदम सही कही। वैसे ये बात आपने एकदम सही कही वैसे कि देखिए क्या हो गया ना, वो आई थिंक थोड़ा सा डिज़ाइन स्लीक करने के चक्कर में, अच्छा ऐसा नहीं कि अभी अच्छे स्कूटर नहीं हैं, अच्छे स्कूटर अभी भी हैं, लेकिन वो बात सही है, जो स्कूटर हमारे ज़माने में थे, बजाज सुपर, बजाज चेतक, वेस्पा, ये वो सब जो थे, वो मतलब लैम्ब्रेटा, भले ही वो 3 गियर का स्कूटर था और चलाने से पहले झुकाना पड़ता था उसको, लेकिन जो भी है वो बिल्कुल श्रेया हंस रही हैं, उनको पता नहीं है, बाकी में स्कूटर को झुकाए बिना वो चलता नहीं था, उसको पहले झुकाना पड़ता था, उसके बाद किक मारते थे, तब स्कूटर स्टार्ट होता था। वो जब स्कूटर सीखते थे
हाँ। तो 3-4 चीज़ें सिखाई जाती थी। एक तो झुका के उसको स्टार्ट करना, एक प्लग साफ करना, है ना, फिर याद है फिर वो जब प्लग की किट निकाल के हल्की सी स्पार्क करके स्कूटर को करते थे रिचार्ज। 2-3 चीज़ें सिखाई जाती थी उस वक्त। बट अनुज, फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन सीनियर नोट, ये सबसे डिसअपॉइंटिंग स्टोरी रही, आई मीन न्यू एज स्टॉक्स की, है ना ओला? बिल्कुल। देखिए, ऑल सरेंडर में पर्सनली अभी भी चाहूँगा कि ओला सक्सेसफुल हो, क्योंकि एक होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर को आप हमेशा थोड़ी सी एक लॉन्ग ग्रोप देना चाहते हैं, लेकिन जो अब तक का प्राइस बिहेवियर रहा है वो तो काफ़ी ख़राब ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और काफ़ी लोगों का पैसा लूज़ भी हुआ है इसमें, ओला में काफ़ी लोग फंसे भी हैं। लेट्स होप एंड प्रे कि सब ठीक हो जाए। नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं कर पाए अनुज, है ना? एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। आई थिंक पता नहीं मतलब क्या दिखते रही, जो भी है मेरे ख्याल से, लेकिन खैर यू नेवर नो कब टर्न अराउंड आ जाए। अगर आ गया तो अच्छी बात है। वैसे अभी तक तो कोई साइन है नहीं टर्न अराउंड के, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। चलिए, अब बात न्यू एज स्टॉक्स की हो ही रही है तो एक और स्पेस की बात करते हैं, क्विक कॉमर्स कंपनी, जहां इनके मुनाफे के दिन और दूर हो सकते हैं। दरअसल सभी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने ज़ीरो फीस का मॉडल अपनाया है। ये क्यों है बदलाव, आशीष से समझते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए जरा। तो क्या अब ये रेन फीस, खैर रेन तो खत्म ही हो गई, तो अब तो रेन फीस का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सब फीस बंद कर रहे हैं अब वो सारी बंद कर रहे हैं। बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि इससे पहले कैसा होता था कि स्मॉल कार्ड फीस होती थी, रेन फीस होती थी, सर्च चार्ज होती थी, और न जाने कितने, फिर उसके बाद डार्क पैटर्न्स थे। धीरे धीरे अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में सभी चीज़ों को फ्लैग ऑफ किया, लेकिन अब कंपटीशन इतना इंटेंसिफाई हो चुका है, और अगर आप क्विक कॉमर्स के ग्राहक हैं तो आपके लिए तो सबसे बढ़िया, लेकिन जो निवेशक हैं इनके लिए थोड़ी सी अगर आप देखें तो टेंशन वाली खबर निकल कर आ रही है। सब ने अगर आप देखें तो जो जितने चार्जेस लगते थे, और बड़ी इनोवेटिव लंबी लिस्ट थी इन चार्जेस की, प्लेटफॉर्म फीस थी 12-12, 15-15 रुपए प्रति ऑर्डर लिए करते थे, अब इसे बंद कर रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो शुरुआत की है जेप्टो ने। इन्होंने दरअसल अगर आप देखें तो 45 करोड़ की फंडिंग ली है, और उसके बाद से अगर आप देखें तो अपने एक्सपीरियंस में बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। और जैसे कि हम बता भी रहे थे कि चाहे हैंडलिंग फीस हो, सर्च चार्ज हो, रेन फीस हो, सभी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और कंडीशन भी अगर आप देखें तो रखी है कि सिर्फ 99 रुपए से ऊपर के जितने ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर कोई भी नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ जेप्टो ने शुरुआत की तो सबको फॉलो तो करना ही पड़ता था। अब आप ब्लिंकिट को भी देखें तो सभी तरीके की जो फीस है इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, और प्लेटफॉर्म फीस भी अभी शुरुआती दौर में जब इन्होंने लेना शुरू कर दिया है तब सिर्फ केवल 2 रुपए प्रति ऑर्डर लेना शुरू कर रहे हैं। और ये भी अगर आप देखें तो जो कार्ट की वैल्यू है मिनिमम सिर्फ 99 रुपए रखे हुए हैं। वहीं स्विगी इंस्टामार्ट की बात करें तो सिर्फ 199 की जो कार्ट वैल्यू है इसके ऊपर कोई भी एडिशनल चार्ज बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और Amazon नाउ जिसकी प्रेजेंस अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली ना के बराबर है, लेकिन क्योंकि बड़ा प्लेयर है Amazon के पास पैसे बहुत हैं बर्न करने के लिए, तो ये भी अगर आप देखें तो इसी मॉडल के थ्रू अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब दरअसल अगर आप देखें तो एक और दिक्कत के कारण ये भी है कि जियो मार्ट की तरफ से जो इनका एग्जिस्टिंग नेटवर्क इतना तगड़ा है ऑलरेडी, ये अब जियो मार्ट आपको 30 मिनट में डिलीवरी करेगा। तो इससे अगर आप देखें तो सभी पूरी जो स्पेस है इसमें बड़े डिसरप्शन की बात की जा रही है, क्योंकि 1000 शहरों में 30 मिनट का डिलीवरी, 600 प्लस ऑलरेडी डार्क स्टोर्स का नेटवर्क इनके पास है, और जो एग्जिस्टिंग जियो मार्ट के स्टोर्स हैं उसकी सिनर्जी तो यहाँ पर मिलेगी। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो एक बड़ा कंपटीशन इंटेंसिफाई इस सेगमेंट में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि राइटली हम कह रहे थे कि अब दिक्कत ये हो जाएगी कि जो कैश बर्निंग है लगातार बढ़ती जाएगी। जो ब्रेक इवन, ग्रोथ, मुनाफे की जो बात कही जा रही थी वो उसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा और समय लग सकता है। तो जो निवेशक हैं इस पूरी थीम के, उन्हें इन नंबर्स पर काफी ध्यान रखना होगा। निवेशक को ध्यान रखना होगा, लेकिन जनता के लिए अच्छी खबर है। आशीष सही कह रहे हैं, जेप्टो कैफे में बहुत इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे उसके प्रोडक्ट्स। तो हाल फिलहाल में मैं ऑर्डर कर रही थी कल भी परसों भी, तो मैंने जब देखा कि कोई फीस नहीं लग रही तो आई वाज सो टेकन अबैक, क्योंकि जेप्टो को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था सोशल मीडिया पे, वो हिडन चार्जेस काफ़ी रखते हैं, लेकिन अब कोई फीस नहीं। और जियो मार्ट का आपने जिक्र किया, अभी मैं हाल फिलहाल में बिहार गई थी और छोटे से गाँव में जियो मार्ट डिलीवरी कर रहा है। वहाँ ब्लिंकिट की मौजूदगी नहीं है, इंस्टा मार्ट नहीं है, लेकिन जियो मार्ट है, तो काफ़ी इंप्रेसिव। जेप्टो आप भी इस्तेमाल करते हैं सर? मैं तो खैर करता ही हूँ, जेप्टो क्या, जेप्टो ब्लिंकिट सभी इस्तेमाल करता हूँ। बट आई थिंक बिल्कुल सही कहा आशीष ने, काफ़ी चीज़ें थी जैसे इवन हैंडलिंग चार्जेस भी होते थे, मतलब रेस्टोरेंट पैकिंग चार्जेस मुझे नहीं लगता कि रेस्टोरेंट लेता था, क्योंकि उसमें वो आप कागज़ के लिफाफे में ही होता था, वो ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है ना। वो चार्ज भी मुझे लगता है कि इन्हीं कंपनियों का होता था। उसके अलावा हैंडलिंग चार्जेस, फिर सर्च फी, स्मॉल कार्ड फी। अच्छा, एक तो
ऑर्डर फी, स्मॉल कार्ट फी का क्या मतलब है? अगर आप और डिलीवरी फी ले रहे हैं, नहीं अगर आप डिलीवरी फी ले रहे हैं, वैसे ही अगर आप डिलीवरी फी ले रहे हैं तो उसमें स्मॉल कार्ट फी का क्या मतलब है? वो कोई मतलब नहीं है। खैर देखिए, एट द एंड ऑफ द डे सब बिजनेस का मोटिव है पैसा बनाना, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ चैरिटी तो है नहीं, कोई ना कोई, जैसे आशीष ने बोला, कोई और नया बड़ा प्लेयर आया, वो रेडी है और पैसा बर्न करने के लिए, तो फिर बाकियों को भी उस पर होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारे बीच में ये बहुत क्लियर है चीज़, हमारा जो कंज्यूमर है ना वो इतना प्राइस सेंसिटिव है, उसको जिस दिन लगेगा कि यार मैं भले वो ब्लिंकिट का रेगुलर कस्टमर हो, उसको अगर इंस्टामार्ट अगले दिन सस्ता दे रहा होगा वो इंस्टामार्ट से ऑर्डर करना शुरू कर देगा। मैं तो काफी कंपेयर करती हूँ। तो कंपैरिजन तो होंगे, हमारी मार्केट है इस तरीके की, तो ठीक है, अगर वापस कंपटीशन आएगा तो वापस दिक्कत आएगी। चलिए शुक्रिया आशीष। एक चार्ट चेक ले लेते हैं इटर्नल पर, क्योंकि इटर्नल मानस क्या लग रहा है 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है, 275 278 की तरफ। तो देखिए इटर्नल ओके, तो इटर्नल की बात करें तो जो स्ट्रक्चर है वो वीक है। अगर आपको ध्यान हो तो करीब 4 दिन पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला था। उसके टारगेट 300 रुपए के आसपास के आते थे, वो जो कि ऑलरेडी अचीव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि गिरावट बढ़े और 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 285 रुपए है वहां तक स्टॉक जाए, तो खरीदारी ना करें इस गिरावट पे। बाइंग की कोई गुंजाइश नहीं है इटर्नल में एज ऑफ नाउ, और ब्रीच हो रहे हैं कुछ क्रिटिकल लेवल्स। अच्छा, इस कोलैप्स होते हुए मार्केट में एक दो बड़ी जो सेफ चीज़ें हैं उसमें मैं आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ। दिवीज लैब लास्ट वीक इसमें एक ब्रेकआउट था, उसके बाद से ही 2 स्टॉक्स ने हलचल मचा के रखी थी, लॉरस ने और एक दिवीज ने, और इनफैक्ट तीसरा था बायोकॉन। मतलब इस पूरे दिन में अगर इक्का दुक्का स्टॉक्स अच्छे मिले तो वो लॉरस मेरे ख्याल से स्पॉटलाइट में भी था। आपकी राय इस पे सौमिल क्या होगी? 6862 डे हाई पर, और ये ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ ऑफ CY25 पे ट्रेड करता हुआ। मतलब हर बुरे फेज में एक दो स्टॉक्स के पास ऐसे पोटेंशियल्स होते हैं प्रीवियस हाई को कॉट कर, वो कहते हैं बकिंग द ट्रेंड, वैसा ही कुछ हाल है इसका। आपका लॉरस पे टेक क्या इस वक्त? लॉरस लैब डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, हर एक एंगल में। दिवीज पे कर रहा हूं मैं। हाँ, डेविस लैब, यस। सो 1 महीने पहले, 1 या 1.5 महीने पहले 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास पूरा कंसोलिडेशन हुआ था, वो ऊपर की तरफ टूटा है। मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि ये चलते रहेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक ये ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। नीचे में क्रूशियल सपोर्ट अराउंड 40 डेली मूविंग एवरेज पे है, विच इज अराउंड 6380। वो एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, वहां पर एक स्विंग लो भी है। मुझे लगता है ये बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 7100 7200 इन द मीडियम टर्म आउटलुक। ओके, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी आपको डेविस लैब में अपनानी चाहिए। फिलहाल काउंटर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अब हमारे साथ रुचित जी भी जुड़ रहे हैं शो में। रुचित जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त की कॉल क्या होगी आपकी? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, यूपीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक एक ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से एक अच्छे मोमेंटम में है, और आज अभी रिसेंटली नंबर्स के बाद में देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है, और प्रीवियस स्विंग हाई के क्रॉस करने के ये कगार पे भी है। सो आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है यूपीएल में। करंट लेवल से 727 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कर सकते हैं 760 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। चलिए अब धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं शिल्पा जी से, मानस जी से और सौमिल जी से। शिल्पा जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी अनुज जी, यहाँ पे पुट के साइड में रहेगा डीमार्ट पे। डीमार्ट का 4000 का पुट जो रफली 40 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। स्टॉप लॉस 20 का मेंटेन करना है। पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 65 का। ये मुझे लगता है टूवर्ड्स 90 भी मूव कर सकता है। डीमार्ट यहाँ से मुझे लगता है 4000 के नीचे भी फिसल सकता है। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के पुट में खरीदारी करनी है आपको फिलहाल। सोमिल जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन क्या होगा? मेरा ऑप्शन पुट साइड पे ही होगा। DLF आज के दिन में 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज की जस्ट नीचे चल रहा है। 200 डेली पे रेजिस्टेंस भी लिया है। पुट ऑप्शन होगा 760 का स्ट्राइक प्राइस, 25 नवंबर का एक्सपायरी डे। अभी चल रहा है 15 पर, स्टॉप लॉस रहेगा 9 और टारगेट ऊपर में रहेंगे 30। ओके, DLF के 760 के पुट। मानस आपका ट्रेड?
तो देखिए वीरेंद्र जी, डाबर पे खरीदारी करनी है, डाबर के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। कल हमने ब्रेकआउट देखा था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। आज मॉर्निंग में वीकनेस दिखी, लेकिन लोअर लेवल पे वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो डाबर का 520 वाला कॉल ऑप्शन 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 20 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। बिल्कुल। मीनवाइल वो यूपीएल काफ़ी शानदार एक नंबर्स और गाइडेंस, आई थिंक गाइडेंस की वजह से ये स्टॉक भाग रहा है अब करीब करीब 740 पर। यूपीएल पर अभी भी कॉल भी दी गई है, आई थिंक रुचित ने कॉल दी है यहाँ पर। 740 यूपीएल हो गया अब। यदि बहुत शानदार मूव आ रहा है यूपीएल, शानदार मूव है इसमें। एक्चुअली अनुज जी क्या हुआ है ना, अगर आप इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें जो मैं अभी देख रहा था, 3-4 चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपना एबिटा गाइडेंस बढ़ाया है 2% से। पहले उनको लगता था एबिटा ग्रोथ 10 से 12% होगी, वो एबिटा गाइडेंस उन्होंने 12 से 14% कर ली है। अच्छा, जो गाइडेंस है उसके अंदर ये भी बात बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट हाफ है उससे सेकेंड हाफ बेटर रहेगा। तो जिस तरीके से इन्होंने Q1 Q2 का परफॉर्मेंस दिया है, शायद Q3 Q4 अच्छा रहेगा। अक्रॉस कैटेगरीज इनकी अच्छी बीट है। इनकी ओवरऑल डेट भी कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली जो राइट्स इश्यू और फंड रेजिंग के अनाउंसमेंट किए हैं, तो उसके कारण बैलेंस शीट भी इंप्रूव हो रही है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक 12-15 के पी के बीच में है, तो कोई मिस्टेक यहाँ नहीं हो सकती है। इनफैक्ट अगर हम आज स्टॉक की बात करें तो 660 रुपये से दौड़ रहा है। इनिशियल थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन वहाँ से स्टॉक फिर से एक बार मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। कॉन्फ्रेंस कॉल होगी कुछ ही समय में एनालिस्ट लोगों के साथ, लेकिन जिस तरीके से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी ने मैनेज किया है पिछले 1-2 क्वार्टर से, मुझे लगता है मच अबव एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट डिलीवर हुए हैं। और उसके ऊपर इन्होंने गाइडेंस जो बढ़ाया है, शायद ये लोगों को पसंद आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, प्री पोजीशनिंग थी स्टॉक में, जैसा यतिन ने कहा, बहुत भागा था स्टॉक। इसका 1 महीने का चार्ट लेकर आइएगा ज़रा, तो ऐसा नहीं है कि शायद कुछ हद तक प्राइस में था, लेकिन ये मार्केट ही ऐसा है। आपने उस दिन हिटाची में भी देखा था, इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग के बाद वापस स्टॉक में, और क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है थोड़ा सा, इसलिए आप इस तरीके का मूव यहाँ पर देख रहे हैं यूपीएल में। चलिए कुछ और टॉपिक्स पे बात करते हैं, और कुछ देर में कल आने वाले नंबर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चार्ट चेक ले लेते हैं एस्ट्रल का। एस्ट्रल अब करीब करीब 7% ऊपर, शानदार मोमेंटम इस समय स्टॉक में दिखाई देगा आपको। प्रशांत जी आए क्या वापस? प्रशांत जी, एस्ट्रल पर क्या व्यू रहेगा इस समय? तो अनुज जी, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है और एक क्लियर स्टेटमेंट अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज। बट अब यहाँ पे मैं चेस नहीं करूंगा, थोड़ा स्टॉक कूल डाउन होने के लिए वेट करूंगा। करीबन अगर ये 1540-45 के आसपास मिले तो मैं इसको 1520 के स्टॉप लॉस से खरीदूंगा। डेफिनेटली क्लियर ब्रेकआउट एंड श्योरली बाय ऑन डिप्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नंबर्स की। कल निफ्टी में बजाज ऑटो, हिंडाल्को और ट्रेंड के नंबर्स आएंगे। वहीं एफएनओ में डिवीज़ समेत 8 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ यतिन, दीपाली, आशीष और कंचन जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे सारे नंबर्स। सबसे पहले यतिन से जानते हैं कि हिंडाल्को के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। यतिन, बताइए। तो देखिए, हिंडाल्को थोड़ा स्टॉक सल्क कर रहा है, क्योंकि नोवेलिस के केपेक्स गाइडेंस बढ़े हैं और वहाँ थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। तो प्रीव्यू को थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप कोटक के अनुमान देख लें तो उनके हिसाब से जो नंबर्स हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे, यहाँ रेवेन्यू लगभग 65,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा आ सकता है, जो पिछले साल सेम ही क्वार्टर में 58,000 करोड़ के आसपास थे। और अगर हम एबिटा की बात करें तो लगभग 8,600 करोड़ रुपए का नंबर एक्सपेक्टेड है। यहाँ भी आप एक मॉडेस्ट 5 से 7% की ग्रोथ देखेंगे। अगर हम बात करें मुनाफे की तो लगभग 46-50 के आसपास, 4650 करोड़ के आसपास ये नंबर आपको देखने को मिल सकता है। और मार्जिन्स भी लगभग 13% के आसपास स्टेबल रहेंगे। सीक्वेंशियली आपको परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई नजर पड़ेगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों के ही दाम बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। लेकिन साल दर साल बेसिस पे, क्योंकि कॉपर की ओवरऑल रियलाइजेशंस जो हैं वो स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर से थोड़ी वीक रही हैं, तो थोड़ा बहुत वो मार्जिन पे असर डालेगा साल दर साल बेसिस पे। लेकिन एल्यूमिनियम बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो इंडिया एबिटा है उत्कल को जोड़ के, वो लगभग 5,300 करोड़ के ऊपर देखने को मिल सकता है। हालांकि कॉपर एबिटा एक चीज़ है जहां अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो स्टैंड अलोन बिजनेस में आपको बीट देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल एक स्टेबल नंबर एक्सपेक्टेड है हिंडाल्को में, और शायद आज स्टॉक ने एक बड़ा रिएक्शन भी दे दिया है नोवेलिस के अर्निंग्स को लेकर। ओके, तो स्टेबल नंबर्स एक्सपेक्टेड है हिंडाल्को को लेकर, फिलहाल ये अनुमान स्ट्रीट ले आके चल रहा है। लेकिन ट्रेंड नतीजों से पहले इस कमजोर बाजार में भी ½ तेजी है। कैसे रह सकते हैं नतीजे, आशीष से समझ लेते हैं। आशीष, बताइए ट्रेंड से क्या एक्सपेक्टेशंस?
देखिए ग्रोथ तो यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट में जिस प्रकार की ग्रोथ यहाँ पर उम्मीदें जताई जाती हैं, जिस प्रकार के वैल्यूएशन है, इसके हिसाब से अगर आप देखें तो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। अब दरअसल पिछले साल के मुकाबले देखें तो रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसे ब्रोकरेज हाउसेस सफिशिएंट नहीं बता रहे, वैल्यूएशन के लिहाज से मॉडरेशन नहीं बता रहे, और इसके पीछे कारण है कि जो ट्रिपल एस जी ग्रोथ है थोड़ी सी वो धीमी पड़ी हुई है। अगर आप बात करें स्टोर एडिशंस की तो वेस्ट साइड में 14 और जूडियो के 36 नए स्टोर एडिशंस यहाँ पर सीक्वेंशियल तौर पर देखने को मिले। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो कॉस्ट कंट्रोल तिमाही के दौरान देखने को मिला है, ये इसका फायदा आपको करीब करीब 20 बेसिस पॉइंट का मार्जिन पर जरूर नजर आएगा, लेकिन जो टॉप लाइन ग्रोथ है ये थोड़ी सी अनुमान से कम नजर आ रही है। अब मुनाफे में बात करें तो बहुत ही मॉडरेट, सिर्फ 2% की बढ़त का अनुमान है। 432 करोड़ यह आंकड़ा जो है मुनाफे का बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। वहीं मार्जिन्स मैंने आपको बताया कि 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एबिटा 16% बढ़ सकता है और रेवेन्यू में सिर्फ 18% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक इस साल का निफ्टी में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है, ऑलमोस्ट 40-45% हाई से करेक्टेड है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन नतीजे जो है काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटिंग आ सकते हैं। अभी भी आशीष बता रहे हैं कि निराशाजनक नतीजे, और ये 21 फरवरी 2025 के लोस को रिविजिट कर चुका है। एंड टेक्निकली स्पीकिंग मई 2024 के बाद की जो सबसे लोवेस्ट ट्रजेक्टरी है उस पर ट्रेड करता हुआ, तो नंबर से पहले जो कि खराब होने की आशंका है, बहुत ही नेगेटिव प्लेसमेंट। अब चलते हैं बजाज ऑटो को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं दीपाली से। दीपाली की एक्सपेक्टेशन? बजाज ऑटो से Q2 अर्निंग्स अच्छी एक्सपेक्टेड हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा तीनों में ही ऑन एन एवरेज 12-13% की ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिलेगी। नंबर्स देखें तो नेट सेल्स में 13% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 14,772 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है। एडजस्टेड पैट 2450 करोड़ की एक्सपेक्टेड है वर्सेस 2216 करोड़। एबिटा में भी 13% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और 2,992 करोड़ का ये आंकड़ा रह सकता है। एबिटा मार्जिन्स ऑल्दो फ्लैट रहेंगे 20.1% वर्सेस 20.2% के आसपास। दरअसल नंबर्स इसलिए स्ट्रांग रहेंगे क्योंकि इनका एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन पहले से ही ज्यादा रहा है और वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है इस क्वार्टर में। साथ ही साथ इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो पहले से काफी बेहतर हुआ है। प्रीमियम मोटरसाइकिल्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है, 3 व्हीलर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और साथ ही करेंसी टेलविंड्स की वजह से ओवरऑल अर्निंग्स मजबूत दिखाई देंगे इस क्वार्टर में। एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो अमेरिका और साथ ही साथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है एक्सपोर्ट्स में, और इसीलिए Q2 में अगर आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे, सेल्स भी देखेंगे तो एक्सपोर्ट्स में 24% की ग्रोथ रही है। ओवरऑल अगर डोमेस्टिक सेल्स देखेंगे तो वहां पर 5-6% का डिप जरूर रहा है, लेकिन 3 व्हीलर्स की तरफ से पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग रहा है Q2 में। जो वॉल्यूम्स रहे हैं 3 व्हीलर सेगमेंट के वो 20% की ग्रोथ वहां देखने को मिली है। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखाई दिया, इसलिए जो टोटल वॉल्यूम्स हैं वो 6% ग्रो होते हुए दिखाई देंगे Q2 में, डिस्पाइट डोमेस्टिक वॉल्यूम्स नेगेटिव साइड पर रही हैं। बेटर ग्रॉस मार्जिन्स रहेंगे और इसीलिए एबिटा में भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो नंबर्स तो अच्छे एक्सपेक्टेड है, लेकिन नंबर्स के साथ साथ नजर रहेगी कि कंपनी की तरफ से गाइडेंस क्या आती है डोमेस्टिक वॉल्यूम्स को लेकर, और एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ देखी है वो कितनी आगे इंप्रूव होगी या क्या ट्रैजेक्टरी रह सकती है। रोड मैप क्या रहेगा ईवी स्पेस के लिए आगे कंपनी का, उस पर भी फोकस रहेगा। रिप्लेसमेंट डिमांड ट्रेंड्स 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर सेगमेंट में कैसे देखने को मिल रहे हैं, इस पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन ओवरऑल अच्छे अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं बजाज ऑटो से। अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं बजाज ऑटो से, लेकिन नजर रहेगी ईवी रोड मैप पे, साथ ही गाइडेंस और तमाम फैक्टर्स पे। अब डिविस लैब के नतीजों का भी डिस्कशन कर लेते हैं। कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस? जी, अगर डिवीज लैब के Q2 के नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए नंबर्स हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी है ये भी अपने स्टेबल साइड में बनी हुई है। अगर ओवरऑल रेवेन्यू की बात करी जाए तो हमें टोटल अप्रॉक्सीमेटली 12% का साल दर साल एक जंप देखने को मिल सकता है, और अक्रॉस द सेगमेंट अगर बात करी जाए तो वहाँ पे भी जो ग्रोथ है वो रोबस्ट साइड में देखने को मिल सकती है। अगर इनका कस्टम सिंथेसिस का बिजनेस देखें तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 16% की ग्रोथ यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, और जेनरिक सेल से 7 से 10% ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो जताई जा रही है। और इनफैक्ट जो जेनरिक APIs है वहाँ पे भी 9% ग्रोथ का अनुमान जो है इस टाइम पे स्ट्रीट लगा के बैठा है। की फोकस एरिया आपके लिए क्या होंगे, इसके ऊपर आते हैं। देखिए जो टैरिफ को लेके पूरा का पूरा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसको लेके मैनेजमेंट का आउटलुक किस तरीके का आता है, क्या कोई भी चेंजेस हैं, ये आपको खासा ध्यान में रखने वाली चीज़ होगी। इनफैक्ट जो इनके लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके ऊपर केपेक्स के लिए किस तरीके का प्रोग्रेस आता है, और इस टाइम पे मीडिया रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है। बट ओवरऑल नंबर्स पॉजिटिव है, मार्जिन स्टेबल है।
ओके, ओवरऑल नंबर्स पॉजिटिव आ सकते हैं डिविस लैब को लेकर। शुक्रिया कंचन, यतिन जी, आशीष और दीपाली, आप सभी का रिजल्ट रिव्यू बताने के लिए। ट्रेंड का जिक्र किया आशीष ने, और रिजल्ट खराब आ सकते हैं, और ट्रेंड ने काफ़ी पेशेंस टेस्ट भी किया है। डेटा ये कह रहे हैं कि अक्टूबर 14, 2024 को इसने ऑल टाइम हाई टच किया था 8,345 का, वहाँ से 42% करेक्ट हो चुका है। अब एक साल में अगर आप देखें तो 40% का करेक्शन ट्रेंड ने दिखाया है। काफ़ी परेशान है इसके इन्वेस्टर्स। जिसने ऑल टाइम हाई पर टच किया हो, रुचित जी, वो तो काफ़ी परेशानी में। अब क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति जो ट्रेंड लेकर फंस गए हैं, उनको क्या हिदायत? मेरे हिसाब से ये लेवल्स पे तो सबसे बेटर रणनीति यही रहेगी कि वेट एंड वॉच अप्रोच रखे, क्योंकि देखिए प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज करेक्टिव फेस काफी ये स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है, बट लेकिन अभी भी रिवर्सल के साइंस अब तक आए नहीं है। सो आई थिंक जब भी स्टॉक में कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइंस आएंगे, फिर आप नो एवरेज करके आपका कॉस्ट ऑफ परचेज नीचे लाने के लिए देखेगा। बट ये लेवल्स ऐसे भी नहीं है कि जहाँ पे ना अगर काफी हाई लेवल्स पे बाय किया हुआ है तो यहाँ पे लॉस बुक करके एग्जिट कर देना चाहिए। सो आई थिंक अगर इतना पेशेंस रखा है तो करंट लेवल्स पे कुछ ना करे और थोड़ा सा और वेट एंड वॉच अप्रोच रखे स्टॉक में। वेट एंड वॉच अप्रोच रखें। अगर अब तक नहीं बेच पाए तो फिर अब क्या ही बेचेंगे। ये इस समय एक व्यू आपके लिए। 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। शिल्पा जी से सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे, फिर चलेंगे हम सौमिल जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए रुचित के पास चलेंगे, और मिड कैप फंडा के लिए अभिजीत के पास चलेंगे। चलिए शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन। जी अनुज जी, यहाँ पे एंजल 1 के पुट पे रिकमेंडेशन है 2400 का पुट, जो रफली 48 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 25 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 75 का। इसके ऊपर मुझे 82 से लेके 85 भी आप एक्सटेंडेड टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंजल 1 का पुट 2400 का आपको बाय करना है। सौमिल, आज का FNO सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं पिक कर रहा हूँ JSW एनर्जी ऑन द शॉर्ट साइड। यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न नीचे टूटा है, 2040 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस भी लिया था, और वहीं से ही एक क्रैकडाउन आया है इसमें। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी नीचे की तरफ टूटी है। मुझे लगता है यहाँ से टारगेट नीचे में 490 के हो सकते हैं, इनफैक्ट उसके नीचे भी जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 532 पर। ओके, JSW एनर्जी बिकवाली की राय फिलहाल। FNO सुपरस्टार के लिए रुचित जी बताइए, चार्ट का चमत्कार के लिए कौन सा स्टॉक? इस डिप में IDFC फर्स्ट बैंक हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सो आइडियली हमने रिसेंटली काफी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखा है, जहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम्स प्राइस अप्रोच में अच्छा है। मार्केट के साथ थोड़ा डिप आया, बट आप देखें तो करेक्शंस में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है, और वीकली चार्ट्स पे रिसेंटली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। और हम अक्सर कहते हैं कि जब भी स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखे, और ये डिप आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खरीदारी करने के लिए। तो करंट लेवल्स पे थोड़ा शॉर्ट टर्म के बेसिस पे 75 के स्टॉप लॉस से IDFC फर्स्ट बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी 89 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए अभिजीत के पास चलते हैं। अभिजीत बताइए, मिड कैप फंडा आपका क्या रहेगा आज का? जी, आज का स्टॉक है सम्मान कैपिटल, जो कि पहला उसका नाम था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। अफोर्डेबल हाउसिंग एज ए सेक्टर मुझे काफी पसंद आ रहा है, और इसमें बुक वैल्यू के लिहाज से देखें तो सम्मान कैपिटल की बुक वैल्यू करीब 260 है, और करंट मार्केट प्राइस 185-190 के आसपास है। तो एटलीस्ट 30-40% का रूम मुझे लग रहा है इसमें। रिसेंटली IHC ने 43% जितना इनमें निवेश भी करा है, $1 बिलियन जितना, तो एक इसको टर्न अराउंड कैंडिडेट के हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ओके, सम्मान कैपिटल 185 पे आपकी बाय कॉल। हमने शुरुआत की थी आज की श्रृंखला की सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। शिल्पा जी ने पिक किया सस्ता ऑप्शन एंजल 1 की पुट ऑप्शन 2400 की, आपको बाय करनी है 75-82 के लक्ष्य के लिए, 25 का स्टॉप लॉस। सौमिल जी ने FNO सुपरस्टार पिक किया। सेल कॉल थी JSW एनर्जी फ्यूचर्स में करीब 490 के लक्ष्य के लिए। रुचित ने पिक किया चार्ट का चमत्कार। इनका ट्रेड रहा IDFC फर्स्ट बैंक, बाय कॉल है यहाँ पे। और अभिजीत जी ने जो ट्रेड पिक किया वो था आज का सम्मान कैपिटल, लगभग 185 पे ट्रेड करता हुआ। सो फार आई थिंक अब तक का जो सफ़र है इसका अक्टूबर-नवंबर में काफ़ी अच्छा रहा है। निफ्टी 25,541 इस ट्रेजेक्टरी को होल्ड कर रहा है। 2500 को एक स्टॉक सिंगल हैंडेडली जिसके तरफ ये श्रेय जाता है कि आज उसने कम से कम 25,500 को सिक्योर करने में पूरी मदद दी। दैट्स रिलायंस। रिलायंस सुबह भी हमारी बात हुई थी, पहला स्टॉक जो हमने पिक किया था। मानस, रिलायंस ने कम्प्लीटली एक तरीके से एक पिलर के तौर पे काम किया, और ये पिलर भी एक ऐसी जगह जाके खड़ा हुआ, मतलब जो कि
इसने रिविजिट किया 16 अक्टूबर के बाद पहली बार, टेंडम एक्यूट। और अब जरा डायरेक्टर साहब 1500 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे, इसकी कवरिंग आपको क्या इंडिकेट करती है? देखिए, मॉर्निंग में भी मैंने रिलायंस को रिकमेंड किया था। मेरा समझना है कि शायद जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है और अब नेक्स्ट अपमूव में आपको करीब करीब 40-50 रुपए का अपमूव रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप एक पोजीशन ट्रेडर हैं तो आपको स्टॉप लॉस 1474 के नीचे लगाना है और 1550 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। इसके कैश लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो बिल्कुल सही आपने बोला कि 1500 का कॉल ऑप्शन जो 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर आप खरीदारी करिए। 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। करीब करीब 50 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, रिलायंस का जिक्र हुआ है तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। कुछ काउंटर्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस खराब मूड माहौल में भी अगर आप बात करें, ब्रिटानिया लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं, हालांकि हाई साइड से थोड़ा फिसला आज, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे थे और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया। अभी भी 2.5% अप नजर आएगा। डाबर रखे एक बार स्क्रीन पर, 1.5% की तेजी के साथ डाबर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता हुआ। सोमिल जी, डाबर देखेंगे, एफएमसीजी पैक से कुछ काउंटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या 524 से ऊपर के टारगेट्स आपको नजर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में? क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, डाबर अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में नेस्ले और ब्रिटानिया और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन डाबर में अगर आप पूछे तो आज 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। नेक्स्ट लेग ऊपर में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टारगेट आएगा 550 का टारगेट मीडियम टर्म आउटलुक में मैं समझता हूँ, और ऊपर उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है मुझे लगता है कि 577 580 तक ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन इसके अंदर शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड ना करें, मीडियम टर्म और पोजिशनल ट्रेड ज्यादा अच्छा रहेगा। 485 का क्रूशियल सपोर्ट रहेगा इसमें। ओके, पोजिशनल बाइंग के तौर पर आप टाटा डाबर देख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर भी देख रही थी मैं, डेज हाई पर आता हुआ 1% की तेजी के साथ, और कल मैनेजमेंट से बातचीत भी हो रही थी, काफी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे थे। निचले स्तर से देखिए अच्छी रिकवरी आज के सेशन में। शिल्पा जी, टाटा कंज्यूमर यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी और इन लेवल्स पर अभी क्या व्यू रहेगा आपका? श्रेया, यहाँ पे टाटा कंज्यूमर 1200-1210 तक आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। सपोर्ट यहाँ पे 1160 पे है, अगर ये 1210 सस्टेन करता है तो 1235 से 1240 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं। ओके, टाटा कंज्यूमर आपके स्क्रीन पे 1190 पे आप सुन ही रहे थे। बीते मंगलवार को हम इसकी मैनेजमेंट से हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे। डाबर, टाटा कंज्यूमर स्टॉक अच्छा करते हुए, रिलायंस देखिए अपनी की भूमिका निभाता हुआ 1501 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। खैर, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक छोटे से अंतराल के बाद हमारे साथ बातचीत में आज होंगे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में राहुल अरोड़ा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं उनके साथ। चलिए, अब राहुल अरोड़ा को जोड़ लेते हैं शो में और बात करते हैं उनसे इस मार्केट को लेकर, उनका क्या व्यू बन रहा है। राहुल, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ मार्केट को एकदम से? राहुल, पिछले हफ्ते तक लग रहा था कि ऑल टाइम हाई बस अभी आया, और फिर वापस 500-600 पॉइंट से ज़्यादा की करेक्शन, और ख़ासतौर से वापस एफआई की बड़ी सेलिंग। आपका व्यू? गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो अनुज, हमारी चर्चा पिछले कुछ महीनों में इसी sort of thought process पे रही है कि I have personally not believed the market is ready to make a new high. हालांकि आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि मैक्रोस काफी हद तक स्टेबल रहे हैं, द रूपी का गिरावट बंद हो चुका है, क्रूड बाय एंड लार्ज स्टेबल हो चुका है, एक्सटर्नल सेक्टर ठीक ठाक है। आई थिंक जो अगली सीपीआई की रीडिंग आएगी वो 0.46% के आसपास आने की संभावना है, और मार्केट में एक चर्चा ये भी है कि शायद एक और रेट कट आ जाए दिसंबर के महीने में 25 बेसिस पॉइंट का। पर ये मैक्रोज माइक्रो में तब्दील नहीं हो रहे पूरी तरफ से अनुज, क्योंकि अर्निंग्स इस तरह के नहीं आ रहे कि आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें कि आप एक अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल में हैं। आई थिंक दो चीजें हैं, एक तो अर्निंग्स है अनुज, और अगर आप पिछले 1 और 3 इयर्स दोनों का देख लें, सो आई एम नॉट लुकिंग एट शॉर्ट टर्म 3-5 months, both 1 year and 3 year gold and silver have dramatically outperformed the Nifty. तो
from an asset allocation standpoint, equity now does seem to have some competition in terms of asset allocation. और जो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड नंबर्स भी आपको देखने को मिले थे, वहां पे भी एक थोड़ी सी सॉफ्टनेस आना चालू हो चुकी है, क्योंकि पिछले एक साल में निफ्टी हैज बीन फ्लैट टू नेगेटिव लास्ट दिवाली टू दिस दिवाली. सो आई थिंक एक ये है कि ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस, बिकॉज नाउ दैट इज हाउ वेल्थ मैनेजर्स वुड बी पुशिंग इट. लेकिन दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुज, जो आप रिजल्ट रिएक्शंस में भी देख रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसके चलते आई नॉट इंटायरली श्योर कि द मार्केट इज रेडी टू मेक अ न्यू हाई. थोड़ी बहुत इसका श्रेय आईपीओ मार्केट को भी जाता है अनुज, क्योंकि जिस तरह की लिक्विडिटी है वो उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही, और जिस तरह के आईपीओ आ रहे हैं, ये सारा मार्केट सेकेंडरी मार्केट से निकल के ही प्राइमरी मार्केट पे जा रहा है. तो एक तरफ से एक लिड बन गया है लिक्विडिटी का, और उसी के अंदर थोड़ा खेल खेला जा रहा है. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ केस in the immediate short term for a 27,000 Nifty is my sense, both from a valuation as well as from an asset allocation standpoint. ओके, ठीक है, ये पॉइंट टेकन राहुल. लेकिन एक और चीज़ जो अब अपने अंतिम पड़ाव में है राहुल, वो है क्वार्टरली नंबर्स. इन क्वार्टरली नंबर्स के बाद आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किस स्पेस में? ठीक है, इंडेक्स पे आपने हाई की वकालत नहीं कर रहे हैं, बट वैल्यूएशंस जहां आपको बाइंग या फिर एक आपको कह रहे हैं कि हाँ स्पेस है इस स्पेस को चेस करने का, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पर है पोस्ट अर्निंग्स? देखिए वीरू, अभी जो आंकड़े अब तक आए हैं, आई थिंक बाय एंड लार्ज एक कंसिस्टेंट ट्रेंड नहीं बना है, लेकिन पॉकेट्स हैं, ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं. आई थिंक मिड कैप आईटी हैज रन बेटर देन लार्ज कैप आईटी. आई थिंक वो एक पॉकेट है जहां पे मुझे लगता है कि इतना वैल्यू नहीं है, बट ग्रोथ आपको संभवतः मिल सकती है. सीमेंट में ठीक ठाक रिजल्ट्स आए हैं अब तक, जो भी आंकड़े आए हैं, इट्स नॉट बिन टू बैड. आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, आप आज इंडियन होटल्स को हटा दीजिए, बट आई थिंक उसके अलावा जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी के रिजल्ट्स आए हैं, दे हैव बाय एंड लार्ज स्टिल बीन रिलेटिवली ओके. एंड केमिकल सेक्टर, आई थिंक आपको याद होगा कुछ दिनों पहले नवीन फ्लोरिन में एक बहुत बड़ा उछाल आया था इंट्राडे, जिस तरह का गाइडेंस उन्होंने रेस किया है. आई थिंक कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपना एक केमिकल ईटीएफ भी लॉन्च कर रहे हैं अभी बाजार में. तो आई थिंक हो सकता है कि क्योंकि चाइना इज नाउ कमिंग बैक, आई थिंक 1-2 साल क्वाइट रहने के बाद, क्योंकि चाइना का भी एक रिवाइवल सा देखने को मिल रहा है, तो आपको केमिकल्स और मेटल स्टॉक्स में भी एक रुझान देखने को मिल रहा है मार्केट में. तो आई थिंक ये कुछ सेक्टर्स हैं जो इमीडिएटली ध्यान में आते हैं. ऑटोज हैज बीन मिक्स्ड, कंज्यूमर में कोई खास है नहीं. आईटीसी इज द ओनली वन दैट स्टैंड्स आउट वीरू. आई थिंक बाकी आप देख लीजिए, कोलगेट का -8% वॉल्यूम ग्रोथ था, लीवर का वॉल्यूम ग्रोथ था ही नहीं. तो कंज्यूमर स्टेपल्स, लार्ज कैप आईटी, ऑटोज, मे बी प्रीमियम ऑटोज लाइक आयशर, Maruti was a bit of a mixed bag, but I think सबसे बड़ा challenge वीरू ये मार्केट में हो रहा है कि are you chasing top line or margin? And I think that's going to be the very big call companies are going to have to take going forward. तो या तो आप top line chase करके margin को sacrifice कर दें, या margin को sacrifice करके top line grow कर ले. आप अगर आपके research analyst को भी बोलें कि सारे आंकड़े निकाल दे रिजल्ट सीजन के, बहुत कम कंपनीज होंगी जिन्होंने margin expansion और volume growth या top line growth दोनों दिया है. कहीं ना कहीं एक compromise आ रहा है, एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द टेलिंग पॉइंट, व्हिच इज व्हाई आई वाज टेलिंग अनुज कि मुझे नहीं लगता कि वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी आर गोइंग टू रश बैक टू 14-15% अर्निंग्स ग्रोथ, और अगर वो नहीं होगा तो आई थिंक इट कुड बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग. ओके, तो ये बात हो गई अर्निंग्स और सेक्टर स्पेसिफिक, लेकिन पिछली दफा जब आपसे बात हुई थी तो आप इटर्नल को लेके काफ़ी पॉजिटिव थे, और इटर्नल के रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन एक खबर पर मेरा सवाल है. खबर ये कि अब कंपनियां शायद स्मॉल कार्ड फीस या हैंडलिंग फीस, जो एक्स्ट्रा फीस लेती थी, वो अब नहीं लेगी. इसका असर क्या कंपनियों पर पड़ेगा? साथ ही अब क्या इटर्नल को लेकर आप उतने ही बुलिश हैं जितना पहले थे? देखिए, इटर्नल और स्विगी दोनों ही आई थिंक उनके इंटरनल्स अगर देखे जाए, दे वर नॉट बैड. आई थिंक स्विगी में इंस्टामार्ट हैज डन वेल, ब्लिंकिट इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू डू वेल. तो अगर वो ये ऑफसेट कर पाए तो आई डोंट थिंक देयर इज मच ऑफ एन इशू. आई थिंक अगर आप इसमें पेटीएम भी जोड़ दें तो आई थिंक ये तीनों कंपनियों में एक कॉमन चीज मुझे देखी, जो आई थिंक काफी हद तक पॉलिसी बाजार में भी देखने को मिली है, is they have now started to cut down the losses on the parts of the business that were giving them the valuation. तो एक पाथवे टू कैश फ्लो जरूर दिख रहा है मुझे. हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि अगले 3 या 6 महीने में ही आ जाएंगे. These stocks have done well. I think अगर हम स्विगी की बात करें तो 350 का इशू 600 पे जाके वापस 300 पे आया था.
फिर 400 450 पे गया था। यही जर्नी जोमेटो की भी रही थी आफ्टर लिस्टिंग, यू नो इट हैड कम डाउन टू 50 रुपीज, गॉन टू 250, कम बैक। तो ये जर्नी रही है, बट आई थिंक द प्रॉब्लम हियर इज मोर फॉर QSR प्लेयर्स देन इट इज फॉर स्विगी एंड जोमेटो, क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन बढ़ गया है, अगर आप देखें अभी मैकडोनल्ड्स में, इट्स अ स्टॉक आई हैव लव्ड ओवर द इयर्स, लेकिन उनका जो हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट है वो 200-250 रुपए का है। पहले वही डिलीवरी कर रहे थे। पिज्जा आपको 500 550 में मिलता है, बट द इशू नाउ फॉर QSR प्लेयर्स इज वही प्राइस पॉइंट में, चाहे आप रोल्स ऑर्डर कर रहे हो या बिरयानी, द ऑप्शंस हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली। तो आई डोंट थिंक स्विगी और जोमेटो पे इतना असर आएगा, बिकॉज ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट दोनों के लॉसेस कम हो रहे हैं। एंड आई थिंक जिस तरह की कैपिटल रेस की भी बात हो रही है, आई थिंक इटर्नल ने तो ऑलरेडी $1 बिलियन रेज कर दिए हैं। स्विगी इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग $1 बिलियन, सो आई थिंक दे विल बी एबल टू ओवरराइड इट व्हाटएवर लॉसेस दे हैव एंड यूज दिस कैपिटल एज ग्रोथ कैपिटल गोइंग फॉरवर्ड। राहुल, आज पेंट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली है। आई एम श्योर ये एक सेक्टर है FMCG जो आपके दिल के काफ़ी करीब है। जो बिरला ओपस ने अनाउंसमेंट की, क्या एक माना जाए कि अब मोर और लेस बुरे दिन खत्म हुए पेंट कंपनियों के? आई थिंक अनुज, सबसे पॉजिटिव चीज इसमें यह है कि रियल एस्टेट सेल्स आर स्टिल डूइंग वेरी वेल अक्रॉस द कंट्री। बी, आई थिंक जो मैंने अपने पहले आंसर में कहा था, क्रूड काफी हद तक स्टेबल हो चुका है। अगर आप पिछले 6 महीने और या 1 साल का भी एवरेज देखें तो ब्रॉडली 57, 58 to 65 के बीच में है। तो आई थिंक जो प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए आपको अपने रॉ मटेरियल्स प्लान करने में, सोर्सिंग में, जो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू बी बेसिकली प्राइसिंग योर प्रोडक्ट। तो प्राइस हाइक्स आई थिंक विल कम विद अ बिट ऑफ अ लैग, बट आई थिंक दोनों रियल एस्टेट सेल्स और कमोडिटीज आपके फेवर में है। जो आपने बात की कंपटीशन की, उस तरह का डेंट नहीं आया है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट्स पहले आ रहे थे तो काफी हद तक सेक्टर डीरेट हो चुका था, एंड एशियन पेंट्स वाज द प्राइम लूजर इन दैट। तो I think on dips, Anuj, I would certainly be a buyer, not just in Asian Paints. I would probably extend that to a Berger as well, because I think अगर consumer discretionary के बाद एक सेक्टर जो काफी ठीक ठाक कर रहा है, जो consumer discretionary और staples के बीच में आ रहा है, वो paints हैं। तो I think of course valuations are nowhere close to as expensive as they were. एक earnings reset भी हुआ है, तो I would be relatively comfortable looking at an Asian Paints here, and if you're not, maybe another 10-15% lower, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा इन शेयरों में गिरावट आएगी, because both real estate sales, primary and secondary, and crude are stable. So उसके चलते combining with valuations, I would certainly be a buyer in Asian Paints and Berger. ओके, एशियन पेंट्स पे राहुल जी का आउटलुक। अच्छा राहुल, मेरी लास्ट क्लास इंटरेक्शन में आपसे एक बार NBFC से बातचीत हो रही थी। अभी NBFC इसमें मतलब इतने बड़े मूव के बाद, आई मीन लुक एट L&T फाइनेंस जो कि सबसे लगाड़ था इस स्पेस में, इज एट ऑल टाइम हाई विद दिस सब्सटेंशियल गैप। B2 बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों ने गोल्ड के साथ एक रिएक्शन दिया। अभी डू यू हैव एनी चॉइस इन NBFCs? वीरू, द मार्जिन फॉर एरर इज वेरी लिटिल। आप देखिए, एक उदाहरण ले लेते हैं होम फर्स्ट का, जो इट्स वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे टुडे। क्या हुआ है होम फर्स्ट में? द क्रेडिट ग्रोथ हैज कम डाउन टू 10%, एंड देयर हैज बीन अ मार्जिनल डिटीरियोरेशन इन एसेट क्वालिटी, ज्यादा नहीं, पर स्टॉक 7-8% गिर चुका है। हेडलाइन नंबर्स ठीक थे। आई थिंक द टॉप लाइन हैज ग्रोन बाय 30%, नॉट सो मच प्रेशर ऑन द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, बट स्टिल द स्टॉक इज डाउन। कहने का तात्पर्य ये है व्यू के वैल्यूएशंस आर नॉट चीप। इवन समथिंग लाइक अ होम फर्स्ट, इवन बिफोर दिस करेक्शन ऑन FY27, अकॉर्डिंग टू माय नंबर्स, वाज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 2.6-2.7 टाइम्स। ये आपके बैंकों को टक्कर देने वाले वैल्यूएशंस आ चुके हैं, जो आपके ICICI बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज सिमिलर टू व्हाट आई वाज टेलिंग अनुज अबाउट FMCG कंपनीज। इनमें भी अगर आप देखें, बहुत कम कंपनियां हैं जिन्होंने एसेट क्वालिटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और क्रेडिट ग्रोथ, जो हम ट्राइफेक्टा बोलते हैं बैंकिंग और BFSI में, तीनों को मैनेज किया है। या तो मार्केट आपकी निम एक्सपेंशन को रिवॉर्ड कर रहा है, या टॉप लाइन और एसेट क्वालिटी को। आई थिंक NBFCs में भी यही चैलेंज होने वाला है। देयर इज अ चांस दैट अ लॉट ऑफ द मिड एंड स्मॉल कैप्स मे गो आउट एंड रेज ग्रोथ कैपिटल टू मेंटेन देयर ग्रोथ नंबर्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज, वीरू, अगर आप देखेंगे, कैनफिन होम्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, जैसे हमने होम फर्स्ट की बात की, और आंकड़े रेपको वगैरह, ये सारी कंपनीज हैं जो आपको 10 से 12, 13, 14 की ROE के बीच में है, और इनके ROA करीबन 1-1.2 के आसपास होंगे। तो
at these numbers, if your valuations are going to be north of 2.5 times, so you will have to marry it with at least a 15-20% kind of growth. Otherwise, it is going to be challenging. I personally, Viru, would like to look at names like LIC Housing Finance, though thode beaten down the. I think Home First after today's correction, because the numbers are still good. AU and Aavas look all right. I think Muthoot also looks all right. तो ये कुछ नाम है BFSI में जो अभी भी ठीक लग रहे हैं. And I would also think asset management companies, not just because SBI has made an announcement or Canara Robeco is listing, but I think there is a case to probably look at some asset management companies as well, right? ओके बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मार्केट एट डेज लो, निफ्टी देखिए करीब करीब 100 अंक नीचे, अब 25,501 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, काफ़ी गिरावट हावी होती हुई। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 270 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। अब क्लोजिंग व्यू क्या रहेगा इस पर फिलहाल मार्केट? क्लोज बहुत ख़राब है श्रेया, बहुत ख़राब क्लोज है ये, मैं सच बताऊँ आपको। अब आप इसको चाहे एक्सपायरी को ब्लेम करें, जो मर्जी ब्लेम करें, लेकिन जिस तरीके से हम आखिरी के 1-1.5 घंटे में फिसले हैं, क्लोज बहुत ख़राब है। इशू क्या है बस कि कैरी मत करें पोजीशन, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपको गैप अप वगैरह मिल जाता है। जैसे आज सुबह एक बार के लिए तो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट का गैप अप बता रहा था, अगर कल मार्केट की छुट्टी नहीं हुई होती तो कल हम जैसे फॉर एग्जांपल एक गैप अप देख रहे होते। जहां मार्केट वो फेल हो रैली, वहां पर शॉर्ट करें अगर आपको शॉर्ट करना ही है तो। इंट्राडे में ट्रेड करें, दोनों तरफ की ट्रेड करें। ज़्यादा बायस ऑब्वियसली सेल ऑन रैली का है, क्योंकि वहाँ पर पैसा बन रहा है इस समय, ये फैक्ट है। भले ही देखिए पर्सनली हम चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और थोड़ा सा व्यू उस हिसाब से रखते हैं, लेकिन इस समय स्क्रीन देख कर लग रहा है कि जो बड़ा पैसा है वो पुट ऑप्शन में बन रहा है इंस्टेड ऑफ कॉल ऑप्शन। जहाँ पर भी रैली फेल हो रही है वहाँ पर अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा बन रहा है, तो ठीक है, अभी के लिए वो ट्रेड है। आई थिंक आज की सबसे डिसहार्टनिंग जो बात है वो है मिड कैप इंडेक्स। जिस तरीके की आज की मार्केट ब्रेड्थ है, ये थोड़ी डराने वाली है। 1:3 के करीब का जो मार्केट ब्रेड्थ है। एंड आई थिंक आज जिस तरीके की कमेंट्री आई है ब्लू स्टार की, जिस तरीके के नंबर्स आए सिम्फनी के, जिस तरीके की ओवरऑल एक कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में, आपको याद होगा कल हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स पर वो रिएक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। तो जो भी है फॉर राइट और रॉन्ग, लेकिन अभी के लिए ये मेरा भी होगा। चलिए यतिन के पास चलते हैं आज डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली बहुत ज़्यादा पेन है आज मिड कैप में और सिलेक्टिवली लार्ज कैप में भी एफएनओ स्टॉक्स में बहुत पेन देखने को मिल रहा है। दो स्टॉक्स जहां डीलर्स को फर्दर पेन दिखाई दे रहा है, एक पहले स्टॉक में वो है इंडियन होटल्स। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में 6% का डिक्लाइन। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट करंट मंथ फ्यूचर्स के लिए 7% बढ़ा है। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस देखने को मिल रही है और एफआई की कंटिन्यूस बिकवाली इस काउंटर पर चल रही है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि यहाँ से भी 10 से 20 रुपये का डाउन टिक इंडियन होटल के शेयर में देखने को मिल सकता है, इसीलिए वायदे मार्केट में यहाँ एसटीबीटी की सलाह वो दे रहे हैं। हालांकि एसबीआई ये एक स्टॉक ऑफ डेज हाई है, लेकिन लोअर लेवल्स पे यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आज भी काउंटर में बनी हुई है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि यहाँ पोजिशनली 1000 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ डीलर्स सिलेक्टिवली लोअर लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इंडियन होटल्स बिकवाली की राय और एसबीआई में डीलर्स फिलहाल खरीदारी कर रहे हैं। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। प्रशांत जी बताइए क्या होगा आपका कॉल, बीटीएसटी एसटीबीटी? प्रशांत जी आप म्यूट पर हैं। जी आई एम सॉरी। तो श्रेया मैं बीटीएसटी के साथ जाऊंगा। टाटा कंज्यूमर लॉन्ग के लिए रेकमेंड करना चाहूंगा। करीबन 1190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस होगा 1175, 1175। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1225 से लेके 1230, 1230। टाटा कंज्यूमर ये हो गए प्रशांत जी की पिक। शिल्पा जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी मैं यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर पे सेल रेकमेंड करूंगी। 1129 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है 1100 1080 तक एक बार स्टॉक फिसल सकता है, तो 1145 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स में सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 1080। ओके, मैक्स हेल्थ केयर सेल 1124 पे। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए एस्ट्रल के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। मॉर्निंग में मैंने इसमें ऑप्शन में रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग है उसको देख के लग रहा है कि इसके फ्यूचर में भी खरीदारी की जा सकती है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 1544, 1544 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 1610 रुपए 1610 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एस्ट्रल में खरीदारी की रहेगा। गाबर सर आपने क्या चुना है? मेरा ध्यान है डीवी स्लैब पर। ट्रेड कर रहा है 6889 पर। 6830 का स्टॉप लगाना चाहिए डीवी स्लैब पर। नियर टर्म टारगेट 7000 के पॉसिबल है डीवी स्लैब। सोमिल आप बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी? मेरी ट्रेड रहेगी टाटा टेक पर
ऑन द सेल साइड एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे टूटा है, डेली चार्ट पर एक बड़ा सा ट्रायंगल पैटर्न बना है जो नीचे की तरफ टूटा है, विच इज वेरी बैड इन द मीडियम टर्म आउटलुक एज वेल। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 690 पर, जो 20-40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास है, और टारगेट रहेगा 650 पर। ओके, टाटा टेक सेल कॉल्स। और रुचित, आपका ट्रेड? आप भी म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए रुचित। जी सॉरी, वोल्टास के फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। सो पूरे सेक्टर में आज एक मोमेंटम नेगेटिव साइड है और वोल्टास में प्रीवियस स्विंग लो भी के भी ब्रेक हुए हैं और वॉल्यूम्स भी ज्यादा है। सो हमें लग रहा है कि ये थोड़ा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस कल कंटिन्यू रहना चाहिए। करंट लेवल्स पे 1320 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के वोल्टास फ्यूचर्स को शॉर्ट करके जाए 1240 के टारगेट्स के लिए। ओके, वोल्टास को शॉर्ट करके जाएं, इन लेवल्स पर भी 1240 के टारगेट आपके लिए रहेंगे। चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज की मार्केट ब्रेथ वो कैसी रही। वीरू बताइए। हाँ अनुज, पल्स तो कमज़ोरी थी और जैसी स्थिति मंगलवार को थी वैसे ही कुछ सूरत हाल था। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ब्रेथ रखूँगा मैं। आज शॉर्ट पे काफ़ी काम हुआ है, उस दिन लॉन्ग अनवाइंडिंग काफ़ी थे अनुज, आज शॉर्ट पे काफ़ी काम हुआ है। शॉर्ट 142 सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो कोई बकेट थी तो वो ये थी। 26 पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, मात्र 7 में शॉर्ट कवरिंग, यानी अपने प्रॉफिट्स को शॉर्ट साइड पे कवर किसी ने नहीं किया, खड़े रखा शॉर्ट को। और लॉन्ग अगर आप देखें तो 38 थे, मात्र 38, और ये भी अर्निंग स्पेसिफिक थे, याद रखिएगा। प्लीज़ लिखे आइए एक एक करके स्लाइड्स देखने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रल, एशियन पेंट्स, पेटीएम, मन्नापुरम, पीआई इंडस्ट्रीज आई थिंक आप कह सकते हैं कि इट्स अ कोर टेक्निकल बिहेवियर। बाकी शॉर्ट कवरिंग नुवामा में और इंटीग्रल एविएशन में पोस्ट नंबर्स। अशोक लेन अच्छा रहा। अशोक लेन इस वक्त एक स्लाइट डिफरेंट ट्रैजेक्टरी में वर्सेस रेस्ट ऑफ द ऑटो। बाकी डिलीवरी में पोस्ट नंबर्स, ब्लू स्टार का आज अगर आप देखें बहुत बुरा हाल था। ग्रेसिम, इंडियन होटल्स पोस्ट अर्निंग्स क्रैक हुआ, मल्टी मंथ बेस ऑन द वर्ज ऑफ वॉल्यूशन। और हिंडाल्को अगर आप देखें ये भी आज इवेंट बेस्ड शॉर्ट बिल्डअप हुआ। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग, बीएचएल नंबर्स के बाद एक अच्छा मूव आया था, वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हुआ कैश में। एवेन्यू सुपरमार्ट, बीएससी में लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ये वो थीम थी जो कि मंगलवार को काफ़ी शॉर्ट देखी गई थी। तो फाइनली अगर आप देखें जिसे कहते हैं टायर्ड बुल लिक्विडेशन, लोग अपनी पोजीशंस को काटते हुए आईजीएल और प्रेस्टीज स्टेट्स। बीएचएल का एक बार यहाँ पर रुख कर लेते हैं। रुचित, बीएचएल अच्छा मूव था, पोस्ट नंबर्स, एलएनटी में अच्छा नंबर्स था, बिहेवियर था। बट क्या हमें बीएचएल में अगर हम प्रॉफिट लेके खड़े हैं तो कूलिंग ऑफ का 254 तक इंतजार करना चाहिए या फिर कुछ प्रॉफिट्स लॉक करने चाहिए यहाँ पे इस वक्त? यार थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो जून महीने में भी ये स्टॉक जब 270 272 के आसपास आया था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में रही थी और 270 से 200 तक का करेक्शन आया था। तो ये प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास आया है, तो पुल बैक मूव आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 245 टू 47 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहां तक। तो हमें लग रहा है कि अगर कोई पोजीशंस है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। फ्रेश एंट्री इधर 247 के आसपास लेनी चाहिए या फिर ये जो 270 का रेजिस्टेंस है वो अगर निकलता है तो फिर वापस ये ब्रेकआउट रहेगा। सो करंट लेवल्स पे आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा समझदारी रहेगी। मीनवाइल एक स्टॉक दिखाता हूँ आपको, जस्ट एक सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कि इस मार्केट में भी अगर नंबर्स अच्छे हैं, ख़राब से ख़राब मार्केट में भी स्टॉक डे हाई पर बंद हो रहे हैं। एस्ट्रल, परसों आपने सेम चीज़ देखी थी हिटाची के केस में, आज देखिए एस्ट्रल हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है स्टॉक, करीब करीब 7% के गेंस के साथ। जी हाँ, ये एक फ्रेश इंटरडे हाई है इस स्टॉक का, अभी अभी फ्रेश इंटरडे हाई लगाया स्टॉक ने। इस तरीके का रिएक्शन आपको देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम ख़राब है। पेटीएम भी देखिए आप 4% के गेंस को सस्टेन करके जा रहा है, तो ठीक है। थोड़ा सा तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रैक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ पनिशमेंट भी ज़बरदस्त है। ब्लू स्टार और डिलीवरी, ब्लू स्टार 7% नीचे है और डिलीवरी करीब करीब 8.5% नीचे इस समय, और इंडियन होटल्स ये भी करीब करीब 6% नीचे। तो रिएक्शन दोनों साइड के काफ़ी ब्रूटल हैं इस समय यहाँ पर। गाबा सर, ये डिलीवरी का चार्ट देखिए एक बार अगर देख सकें तो, क्योंकि काफ़ी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक था ये, लेकिन आज का जो चार्ट है वो क्या कह रहा है? टर्न अराउंड, बिल्कुल। आज का जो गैप डाउन खुला उसके बाद गिरावट है ये एक कह सकते हैं घातक पैटर्न।
अदरवाइज ठीक लग रहा था, लेकिन 500 के आसपास वहां पर कह सकते हैं, वहां के आसपास चला गया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। उसके बाद आज जो आई है वो सेलिंग है, तो मेरे ख्याल से अब भी शॉर्ट हो सकता है। यहाँ पर स्टॉप लगाना पड़ेगा 455 456 का, ज्यादा नहीं, और पॉसिबल है कि अब 430 स्लाइड होने की संभावना है, और एक बार 430 आ गया तो फिर 400 का भी रास्ता खुल जाता है। स्ट्रक्चरली वीक हो गया मेरे ख्याल से, जितना जो सेटअप था 4 हफ्ते का, एक बार ने खत्म कर लिया आज एक ही दिन डिलीवरी। डिलीवरी नतीजे खराब और स्ट्रीट ने किया है पनिश। काफ़ी यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक हुआ है, तो फिलहाल गिरावट की आशंकाएं और जता रहे हैं गाबा सर। फिलहाल ये आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए डिलीवरी में। रियल्टी स्पेस 1.5% की कमजोरी के साथ बंद होने की तैयारी, साथ ही मेटल 2% ज़्यादा टूटा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हम चर्चा भी कर रहे थे। एनर्जी, आज निफ्टी एनर्जी में भी आप देखें तो बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, करीब 1.5% की गिरावट के साथ निफ्टी एनर्जी डेज लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी। अडानी पार, CESC जैसे स्टॉक्स में 3.5% से ज़्यादा की गिरावट। पार ग्रिड रखेगा स्क्रीन पर, 3% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर आती हुई नजर आई। और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज थोड़ी गिरावट थी। अडानी ग्रीन भी देखिए 2.5% की तेज़ी के साथ, माफ कीजिएगा, गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार पार ग्रिड रखेंगे स्क्रीन पे, 270 पर कर रहा है कारोबार, 3% ज़्यादा की गिरावट। रुचिर जी, पावर ग्रिड में क्या यहाँ पर व्यू रहेगा, क्या और यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या करें? काफी इंपॉर्टेंट को ब्रेकडाउन स्टॉक ने दिया है। पिछले कुछ समय में पूरा कंसोलिडेशन में ये 275 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना था, जिसके नीचे आज क्लोजिंग भी दे रहा है। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म तो ट्रेंड नेगेटिव ही लग रहा है, और 250 के आसपास तक का करेक्शन ही एक्सटेंड हो सकता है। ओके, पावर ग्रिड, अच्छा, न्यू एज स्टॉक्स में टनल में जिस प्रकार की पिटाई हुई थी, उसके बाद मैं कल के लिए एक थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर को लेकर, एक शेयर को लेकर थोड़ा सा ये डर सा लग रहा है कि कहीं इसमें भी एक कोलैप्स तो नहीं है। लुक एट FSN ई कॉमर्स, नायका आपकी स्क्रीन पे आएगा। नायका का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नायका पोस्ट 7 अगस्त, मतलब अब तक कभी भी 50 डेमा को नहीं तोड़ता था। एक बार प्लीज़ नायका का OI रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि जिस तरीके की लोडिंग एटर्नल में हुई है, आई मीन 56 लाख, 60 लाख, कुछ उसी मैग्नीट्यूड में ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी ऐड होता था। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 1% है, नॉट एज शार्प एज एटर्नल, बट मानस यहाँ पे अगर ये 245 243 का जोन ब्रीच होता है, क्योंकि लास्ट टाइम तो बाइंग आ गई थी 1 अक्टूबर को, तो क्या प्रोजेक्शन होगा FSN पे? आपने नायका की बात की? जय नायका की। जी, तो देखिए नायका में जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है वो नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जो आखिरी होप है वो 50 डे मूविंग एवरेज है, जिसको जस्ट अभी कुछ मिनटों पहले स्टॉक ने टेस्ट किया है। अगर ये 242 के नीचे फिसला तो आई थिंक 235 रुपए तक की गिरावट और देखने को मिल सकती है। ओके, गिरावट यहाँ पे भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। नायका आज 2.5% कमज़ोर आज के सेशन में। कुछ काउंटर्स, इनफैक्ट रियल्टी स्पेस एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, जहाँ पे ज़्यादातर स्टॉक्स आपको गिरते हुए नजर आएंगे। DLF पर सोमिल जी ने सेल की कॉल भी दी थी, पुट का खरीदने की राय। वो एक बार लोधा रखिएगा 1% अप, और करीब करीब आप देखें तो लोधा इन ग्रीन परफॉर्म करता हुआ निचले हिस्सों से अच्छी रिकवरी, और वहीं पे क्लोज होने की भी तैयारी कर रहा है। सोमिल जी, लोधा डेवलपर्स यहाँ पर क्या व्यू? DLF में तो बिकवाली की राय, लोधा पर क्या राय रहेगी? लोधा पर भी राय इस समय अवॉइड की रहेगी, बिकॉज अगर आप देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, ये सारे ही स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ शार्प डिक्लाइंस देखने मिला है। लोधा पर ओवरऑल अगर आप शॉर्ट टर्म देखें तो हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, जिसकी पोजीशन है वो पोजीशन रख सकता है 1164 के स्टॉप लॉस से और खड़े रह सकता है। इस समय जो हर्डल है वो 200 डेली मूविंग एवरेज है, विच इज अराउंड 1250। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिसकी पोजीशन है वही खड़े रहें, फ्रेश पोजीशन ना बनाए। फ्रेश पोजीशन नहीं बनाने की सलाह लोधा डेवलपमेंट्स में फिलहाल, और रियल्टी स्पेस में थोड़ा दर्द गहराता हुआ। एक बार रखिएगा फाइनेंशियल सर्विसेज स्क्रीन पर, SBI और एक्सिस बैंक बस इन ग्रीन क्लोज होने की तैयारी, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंट आज चोला फाइनेंस पे पड़ा है, 3.5% ज़्यादा की गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में। और साथ ही REC भी देखिए, ये भी 2% गिरकर। सोमिल जी, आपसे पूछना चाहूँगी, इरिडा आपने बिकवाली की राय रखी थी, और देखिए उसी स्पेस से अगर REC की बात करें, PFC भी एकदम गिरता हुआ, यहाँ पर भी बिकवाली की राय होगी, शॉर्ट ट्रेड ही लेना चाहिए?
एब्सोल्युटली आरईसी अगर आप देखें तो वेरी सिमिलर पैटर्न टू बोथ ऑफ दम। आरईसी में एक पूरा कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटा है और ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही। तो यहाँ पर बिकवाली की ही राय रहेगी। नीचे में जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो 350 और उसके नीचे भी जा सकता है। रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 376-77 के आसपास। ओके, दोनों में ही कमजोरी, पूरा मार्केट आज कमजोर है, काफी बेरिश रुख मार्केट में। और जिस तरीके से रिजल्ट स्पेसिफिक कुछ काउंटर्स चले हैं तो कहीं रिजल्ट स्पेसिफिक गिरे भी हैं। एस्ट्रल, एशियन पेंट्स, पेटीएम का हम जिक्र कर रहे थे। मनप्पुरम फाइनेंस पिछले कुछ सत्रों से चल रहा था, आज भी करीब 3.25% की तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा डेंट डिलीवरी, अभी चर्चा भी हो रही थी, ब्लू स्टार, ग्रासिम, इंडियन होटल्स ने सरप्राइज किया। हालांकि 6.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली आज के सेशन में, लेकिन ब्रोकरेजेस काफी सुबह बुलिश साउंड कर रहे थे और करीब 700-800 तक, 700 से ज्यादा 800-900 तक के टारगेट आए थे इंडियन होटल्स में। तो फिलहाल यहाँ पर एक डेंट केन्स, हिंडाल्को तो अपनी रीजन की वजह से टूटा, तो काफी बेरिश मार्केट रही आज की। एक बार डिफेंस इंडेक्स भी रखेगा स्क्रीन पर। सुबह चर्चा कर रहे थे हम डिफेंस इंडेक्स की, BDEL साथ ही BEL सभी स्टॉक्स में आज देखिए डिफेंस स्पेस पे 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एक लास्ट चेक पॉसिबली आज के सेशन का, गाबर सर आप देखें BEL जिस तरीके से गिर रहा है आज के सेशन में, BDL हमने डिस्कस किया था सुबह, BEL पर कोई स्ट्रैटेजी फिलहाल? पर BEL वीक तो है, गैप डाउन खुला, ऊपर कोशिश की अप मूव मिलने का लेकिन नहीं मिला, टर्न अराउंड हो गया, अब भी वीक है। अब ट्रेड करें 408 के आसपास BEL, स्टॉप लगाना चाहिए 411 का, 400 पॉसिबल है, तो मतलब रिस्क और रेशियो भी फेवर में, अभी ट्रेड बनता है ऑन द शॉर्ट साइड BEL। शॉर्ट साइड की ट्रेड फिलहाल डिफेंस स्पेस भी वीक। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और मात्र 1.5 मिनट रह चुके हैं। 25,515 के लेवल पर निफ्टी क्लोज होने की तैयारी, 80 अंक नीचे। बैंक निफ्टी भी कमजोर और जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली आई, वीरेंद्र जी काफी डराने वाली आज स्थिति रही है मार्केट की, काफी खराब क्लोजिंग। बिल्कुल श्रेया, 20 डे मस्ट सरेंडर और 6 अक्टूबर 2025 के बाद पहली बार हमने 20 डे के नीचे क्लोज दिया। बट अब स्क्रीन पे जो चीज़ रह गई है दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट मंथली बेस 25,500 और निफ्टी बैंक ने आज 10 डे के नीचे फाइनली एक क्लोज दिया ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर 2025 के बाद। निफ्टी IT आज फिर भी सिक्योर था। अब आप समझिए कि ड्यूरिंग द डे जो एक पुल बैक आया था वो सिर्फ IT ने जनरेट किया था, बट एडवांस डिक्लाइन रेशो, मिड कैप का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा। एक बार सेक्टर इंडस्ट्रीज लेके आइए, वहाँ पे आज IT ने सिक्योर किया कुछ हद तक डाउनसाइड को, बट रिलायंस आज 1500 के ऊपर बंद हुआ। उसके बावजूद लुक एट डिफेंस, मेटल्स, रियल्टी, कैपिटल गुड्स इंडेक्स, एनर्जी, निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स, सब के सब कोलैप्स हुए। शार्पेस्ट कोलैप्स अगर आप देखें एनर्जी स्पेस में आज, कैपिटल गुड्स में आज, और अगली स्लाइड आएगी उसमें आप मेटल्स को देखिए, रियल्टी को देखिए, और IT फिर भी सिक्योर रहा। और सिंगल हैंडली मैं कह सकता हूँ कि 25,500 को अगर सिक्योर करने में किसने मददगार साबित हुआ, दैट्स रिलायंस। आप कंट्रीब्यूटर्स को जब आप देखेंगे, M&M पोस्ट अर्निंग्स, एशियन पेंट्स के लिए दिन बहुत शानदार रहा। आई थिंक फॉर एशियन पेंट्स ये क्लोज जो करीब 4% ऊपर है, ये क्लियरली इट्स द हाईएस्ट क्लोज पोस्ट नवंबर 2024। तो क्लोज खराब, समीकरण खराब, और 25,574 पे बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक और निफ्टी 25,519 पे, अ क्लोज बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और कल के लिए पिक्चर में जो चीज़ आ जाती है वो है 10 वेमा 25,400 पे जहाँ प्लेस्ड है, और 25,500 जो कि हमारा ऑप्शन मंथली बेस है। आज के दिन में बस एक ही चीज़ अच्छी थी श्रेया, क्या थी अच्छी? क्या थी अच्छी सर? कि ये नज़दीक खड़ा है शुक्रवार के कि ये नज़दीक खड़ा है शुक्रवार के। बड़ा थकाता है ये हफ्ता, है ना, और बड़ा थकाता है हफ्ता जिस प्रकार की FIs की प्लेसमेंट है, कैश सेलिंग, इंडेक्स सेलिंग। लेट्स सी शुक्रवार कैसा रहेगा। सुबह इस पैनल की फिर होगी आपसे मुलाकात मॉर्निंग कॉल की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।